Assalamu alaikum. Today we are going to start our third lectures, and this is a sequence of IFRS 9. तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। हमने लास्ट टाइम जो था यहाँ तक किया था। कौन सी हेडिंग थी? तो इससे आगे करेंट पेमेंट हमने सारा कर लिया था लास्ट टाइम, तो हमारा सेकंड लेक्चर था। आज थर्ड लेक्चर है। कंटिन्यू करते हैं इसको। एम्बेडेड डेरिवेटिव से हम शुरू करेंगे काम। एम्बेडेड डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा सा पहले आपको आइडिया दे दूँ। एम्बेडेड का मतलब क्या है, पहले जान लें आप कि एम्बेडेड है क्या। एम्बेडेड का मतलब है एम्बेडेड का मतलब होता है अटैचमेंट। ठीक है जी, इसका मतलब अटैच किसी अटैचमेंट क्या है, डेरिवेटिव को आप अटैच करते हैं किसी के साथ। तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चीज़ है ये। देखें जी क्या है ये। डेट है हमारी 7/5/7/2022। होता क्या है, अब देखें जी, एक कंपनी है, उसने एक डिबेंचर परचेज किया। ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एक कंपनी अब डिबेंचर की इसने इन्वेस्टमेंट की। इसने कहा डिबेंचर जो है वो 5 साल के लिए लिया। ठीक है जी, 5 साल के लिए डिबेंचर परचेज हुआ। इसने क्या किया, उसने उसने कहा जनाब आपको हम इंटरेस्ट पे करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। तो आपको हर साल जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस आपको प्रिंसिपल मिलेगा एट द एंड ऑफ 5th ईयर। ये हमारी टर्म पे हम डिबेंचर परचेज करके लाए। अब यहाँ उसने हमें कहा कि आप अगर चाहें तो तीसरे साल के एंड पे क्या कर सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनी के शेयर्स में, शेयर्स कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसने आपको राइट्स दे दिए। ये जो राइट्स आपको मिले हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट में मिले हैं। उसने कहा जी आप ये इन्वेस्टमेंट लीजिए हमसे, आप 5 साल तक अपने पास रखें, हम 5 साल तक आपको इंटरेस्ट पे करेंगे और 5वें साल आपको प्रिंसिपल पे हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें, अब आप विलिंग हो, तो आप क्या करें, आप तीसरे साल के एंड पे हमारे पास आए, हमें डिबेंचर वापस कर दें, हम आपको अपनी कंपनी के शेयर दे देंगे। तो ये जो यहाँ पे आपको एक जो है वो ऑप्शन दी गई है, इस पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको यस करें या नो करें। ठीक है जी, अब ये ऑप्शन क्या है, ये डेरिवेटिव है। तो इस डेरिवेटिव को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अटैच कर दिया गया है। इसको बोलते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव। ठीक है जी, क्लियर हुआ कि एम्बेडेड डेरिवेटिव होता क्या है कि आपको एक आपका एसेट था, ये आपका फाइनेंशियल एसेट था। फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर क्या हुआ, आपको एक ऑप्शन अटैच कर दी गई। अब ये ऑप्शन डेरिवेटिव है। अब आप देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो फाइनेंशियल एसेट होता है ये वाला, इसको आप कैसे बुक करते हैं, इसको आप एमोर्टाइज कॉस्ट से बुक करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है जो डेरिवेटिव है आपका, ये डेरिवेटिव तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L आता है हमेशा। तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजें हैं, एक चीज को आप बुक कर रहे हैं कॉस्ट पे, दूसरे को आप बुक कर रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू P&L को। तो स्टैंडर्ड कहता है आप ऐसा करें, आप इसको डेरिवेटिव को जो है सेपरेट कर लें। इसकी कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि सेपरेट है तो इसको आप यहाँ से निकाल लें। इस कॉन्ट्रैक्ट में से जो डेरिवेटिव है उसको आप अटैचमेंट को है अलग कर लें और उसको एज ए डेरिवेटिव ट्रीट करें आप। और आप फाइनेंशियल एसेट जो है उसको आप कॉस्ट पे जानेंगे। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका डेरिवेटिव का कि एम्बेडेड डेरिवेटिव क्या होता है। मतलब इसको हम किताब से पढ़ते हैं कि बुक्स में इसका क्या बात कर रही है। कहता है जनाब एम्बेडेड डेरिवेटिव the treatment of embedded derivatives depends on whether the hybrid contract contains a host that is an asset within the scope of IFRS 9।
तो यहाँ पे हमने कहा होस्ट क्या है हमारा होस्ट जो है वो डिबेंचर है, ये एक डेरिवेटिव है एज पर IFRS 9 जो है ये आपका फाइनेंशियल एसेट है। हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट hybrid contains a host contract within the scope of IFRS 9 if the host contract is an asset within the scope of IFRS 9, normal rules of classifications and accounting apply. वो कहता है जनाब अगर आपका जो होस्ट है वो फाइनेंशियल एसेट है, IFRS 9 में क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट होता है। अब इसको सुनिएगा गौर से हुआ क्या है। वो कहता है आपके पास एक एसेट है, जैसे हम अभी एग्जांपल लेके चल रहे थे, मैं आपको एग्जांपल दी कि यहाँ पे एक डिबेंचर कंपनी ने इशू किए थे, सॉरी ये इशू था, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ठीक है। यहाँ तो थोड़ी सी जो है वो मसला खराब हो रहा है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी का केस है जो मैंने डिस्कस किया अभी। अब वो बात आपसे ये कह रहा है कि अगर ये फाइनेंशियल एसेट होता तो फिर क्या होता। अब आपसे आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि ये जो है ये फाइनेंशियल एसेट है, तो फिर क्या होगा। वो कहता है अगर ये फाइनेंशियल एसेट हो और इसके अंदर एक एम्बेडेड डेरिवेटिव अटैच हो, तो आपने इसकी जो अकाउंटिंग है वो नॉर्मल क्लासिफिकेशन में करनी है, आपको यहाँ से एम्बेडेड डेरिवेटिव को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अगर तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो फिर तो हमें डेरिवेटिव को अलग करना है, लेकिन अगर ये फाइनेंशियल एसेट है तो फिर वो कहता है कि इसमें से आपको जो डेरिवेटिव अटैच हुआ इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। कहता है इफ द होस्ट कंटेन एन एसेट, फाइनेंशियल एसेट, एज पर IFRS 9 का मतलब क्या है, फाइनेंशियल एसेट है, द नॉर्मल रूल ऑफ क्लासिफिकेशंस एंड अकाउंटिंग इज अप्लाई, नॉर्मल रूल अप्लाई होंगे। अब हमें स्पेशल रूल नहीं निकाले, स्पेशल रूल क्या था कि मैं डेरिवेटिव को अलग करता, डेरिवेटिव को फेवरेट थ्रू P&L करता और अपने जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको हमें जो है वो एमोर्टाइज कॉस्ट पे करता है या फेवरेट थ्रू से करता। लेकिन वो कहता है अगर आपका जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो फाइनेंशियल एसेट्स है तो फिर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं आप उसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें। पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप फेवर थ्रू OCI करना चाहते हैं तो पूरे को इस तरह करें, या अगर आप जो है वो फेवर थ्रू कॉस्ट पे करना है कॉस्ट पे करें, या फेवर थ्रू P&L करना है तो P&L पे करें। क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट कैश फ्लोज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स आर असेस्ड इन देयर एंटाइटी। वो कहता है टोटली जो है आप उसको जो है एक ही जो है उसकी आप करेंगे क्लासिफिकेशन, उसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, एंड द एसेट एज ए होल इज मेजर्ड एट फेवर थ्रू P&L। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे देखें, वो कहता है देखें जी आपने बैटरी डेरिवेटिव को अलग करना है और आपका कौन सा है आपका फाइनेंशियल एसेट है। अब फाइनेंशियल एसेट्स को जब आप अलग करेंगे उसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल एसेट जो है वो अगर उसके अंदर ऑप्शन दी हुई है उसको आपने जल्दी जो एक्सपायर कर चेंज कन्वर्ट करना है, तो मतलब क्या हुआ आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा, बिजनेस मॉडल आपका ट्रेडिंग हो जाएगा। जब बिजनेस मॉडल ट्रेडिंग हो जाएगा तो आपका जो एसेट है वो फेवरेबल थ्रू P&L पे चला जाएगा और डेरिवेटिव भी फेवरेबल थ्रू P&L पे होता है। तो लिहाजा जो डेरिवेटिव जो एम्बेडेड डेरिवेटिव है वो फाइनेंशियल एसेट्स की सूरत में जो है वो आप उसको जो है उसकी पूरी क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगी, अगर उसके अंदर एम्बेडेड डेरिवेटिव है तो वो आपकी फेवरेबल थ्रू P&L हो जाएगी, ठीक है जी। तो बिजनेस मॉडल आपका चेंज हो जाएगा और जब बिजनेस मॉडल चेंज होगा तो वो आपको फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे ले जाएगा। एग्जांपल क्या है जी, ABC लिमिटेड बाय 10 million XYZ लिमिटेड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड अ मैच्योरिटी ऑफ 10 years, 10 साल की मैच्योरिटी इसने इसको परचेज किया। दिस कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पेज 2% इंटरेस्ट रेट पर annum, 2% पे इंटरेस्ट है। द बॉन्ड कैन कन्वर्टेड इनटू 1 million shares of Z share which are publicly traded। तो वो कहता है कि ये जो बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में। ABC Limited must determine the value of conversion option, तो ये ऑप्शन आ गई है और ऑप्शन क्या होती है, ऑप्शन आपका डेरिवेटिव होता है which is embedded in the debt instrument, and then there is a need for separate accounting of its derivative to account for it as a derivative. The fair value estimation was made using option pricing model which shows the fair value of the bond should pile up। ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन आ गई। अब उसने क्या किया, उसने कहा देखे जी बॉन्ड आप कितने लाए, 10 million का बॉन्ड लेके आए। अब जो है उसकी जो ऑप्शन जो है कन्वर्जन ऑप्शन पे उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 5 लाख है।
तो ये क्या है आपका डेरिवेटिव है। कैश आपका कितना गया 10 लाख और डिस्काउंट और बॉन्ड आपको बैलेंस शीट जो आपकी 5 लाख आ गई। ठीक है जी। डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब ये यहाँ पे टॉपिक आ गया है कि डी रिकॉग्नाइज आप उसको कैसे करेंगे फाइनेंशियल को। ये कहता है जी डी रिकॉग्निशन मतलब क्या है कि आपने फाइनेंशियल एसेट्स को खत्म कर देना है। फाइनेंशियल एसेट आपका डेबिट पड़ा है उसको अपने क्रेडिट करना है। कहता है डी रिकॉग्निशन इज अ रिमूवल ऑफ प्रीवियस रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी फ्रॉम एन एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। Most transactions involving derecognition of financial assets are straightforward. However, financial assets may be subject to complicated transactions where some of the risk and rewards that attach of an assets are retained, but some are passed on. वो कहता है अगर आपके पास कुछ जो राइट्स हैं आप रिटेन कर लें, कुछ राइट जो है आप पास ऑन कर दें, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज तो ये सिंपल ही है। It means that the financial asset is derecognized if one of the three combinations of circumstances occurs. पहला क्या जी, the contractor rights to cash flows from the financial assets that expired. राइट्स एक्सपायर कब होते हैं? जब आपको कैश मिल जाएगा, राइट एक्सपायर हो जाएंगे तो आप कैश डेबिट करके फाइनेंशियल को क्रेडिट कर देंगे। दूसरा क्या है जी, फाइनेंशियल एसेट इज ट्रांसफर्ड और सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड्स ऑफ ओनरशिप पास टू द ट्रांसफरी। वो कहता है कि आपने बैंक के पास गए, आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, आप पैसे बैंक से लेके आए गए और इनवाइस जो है वो बैंक को दे के आ गए। अब बैंक जो है वो आपके डाटा रिसीवर के पास जाएगा और उससे पैसे ले लेगा। सब्सटेंशियली कब ट्रांसफर होते हैं? ये सब्सटेंशियली तब ट्रांसफर होते हैं जब आप ये उसमें एक कंडीशन डाल दें कि जनाब जब सपोज करें मैंने अभी बैंक ने कहा यार पैसे तो मैंने आपको पैसे दे दिए, लेकिन आप जो है खुद जाके मुझे कैश जो है अपने रिसीवर से कैश ला के देंगे। तो वो कहता है देखें जी रिस्क एंड रिवार्ड कब ट्रांसफर होंगे? जब मैं बैंक से कहूंगा ठीक है मैं उसके पास जाऊंगा, उससे पैसे लेके आऊंगा और आपको दे दूंगा, तो रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। एक कंडीशन। दूसरा क्या है, अगर वो नहीं देगा तो मैं भी आपको कुछ नहीं दूंगा। तीसरा क्या है, मेरे पास कोई राइट्स नहीं है कि मैं किसी और को जो है जाके ये इनवाइस जो है किसी और से आके डिस्काउंट करा सकूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सब्सटेंशियली जो है वो रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो ट्रांसफर हो गए। तो इस सूरत में भी क्या होगा, आपको एसेट्स को जो है वो डीरिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और क्या कहता है, फाइनेंशियल एसेट्स इज ट्रांसफर सब्सटेंशियली और द रिस्क एंड रिवार्ड्स ऑफ ओनरशिप आर नाइदर ट्रांसफर नो रिटेन बट कंट्रोल ऑफ एसेट्स हैज बीन ट्रांसफर। वो कहता है आपने ऑप्शन दे दी, ऑप्शनल है, तो रिस्क एंड रिवार्ड्स ना ट्रांसफर हुए हैं और ना मेरे पास हैं, लेकिन कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है। वो कहता है फिर भी आप जो है इसको डीरिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है जी। कंट्रोल कैसे? वो कहता है पास ऑन हो जाएगा। वो कहता है जी कंट्रोल पास ऑन व्हेन द बैंक हैविंग राइट्स टू सेल द एसेट्स। तो अगर बैंक के पास ये राइट्स आ जाए, बैंक ने आपसे जो है वो रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो उसके पास ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए अभी ये तो फाइनली हुआ। हाँ अलबत्ता बैंक के पास ये राइट्स हैं कि वो इस इनवाइस को आगे बेच सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल हमारे पास से चला गया है, और जब कंट्रोल चला जाएगा तो हम जो है रिसीवर्स को डीरिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है जी। और बैंक जो है इस ऑप्शन को जो है आगे सेल करने की जो ऑप्शन को दी है वो यूनिलैटरली जो है इस्तेमाल कर सकता है। वो उससे आपसे पूछता नहीं है कि मैं सेल करने लगा हूँ, मैं सेल क्यों ना करूँ। जब उसको मूड होगा वो उस तरह उसको सेल कर देगा, तो हम कहेंगे कंट्रोल चला गया। और जब कंट्रोल चला जाएगा तो हम इसको एसेट्स को डीरिकॉग्नाइज कर देंगे। यहाँ एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ जी स्टैंडर्ड के अंदर, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर फ्लो चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। इसको देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है जी कंसोलिडेट ऑल सब्सिडीज। सब्सिडी का पहले कंसोलिडेट कर लें, उसके बाद आप क्या करें, डिटरमिन वेदर द डीरिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल्स बिलो आर अप्लाइड ए पार्ट और ऑल ऑफ द एसेट्स और ग्रुप ऑफ द सिमिलर एसेट्स। क्या है जी, हैव द राइट्स टू द कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट्स एज एक्सपायर्ड। तो एक्सपेक्ट क्या हुआ, आपको कैश मिल जाएगा, आपको कैश मिल गया है तो आप उसको एसेट्स को अपनी बुक से निकाल दें, डीरिकॉग्नाइज कर दें। लेकिन अगर कहता नहीं हुआ, अभी जो है वो आपको पैसे नहीं मिले, अभी टाइम बाकी है, थोड़ा टाइम पीरियड बाकी है, तो फिर क्या करेंगे आप ये देखेंगे हैज द एंटिटी ट्रांसफर्ड द राइट्स टू रिसीव द कैश फ्रॉम द एसेट्स। क्या उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया इनवाइस? अगर उसने बैंक से डिस्काउंट करवा ली इनवाइस तो वो क्या कहता है, हैज द एंटिटी ट्रांसफर सब्सटेंशियली और द रिस्क एंड रिवार्ड्स। क्या रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए हैं? अगर यस है
तो आप क्या करेंगे, उसको डीरिकॉग्नाइज कर देंगे। तो आपने बैंक से डिस्काउंट कराई और डिस्काउंट करके आपने देखा कि रिस्क और रिवार्ड्स भी बैंक को ट्रांसफर हो गए। अब अगर मुझे क्लाइंट से पैसे नहीं मिलते तो मैं बैंकों पे कुछ नहीं दूंगा, ये बैंक का लॉस होगा। तो फिर वो कहता है एसेट्स को डीरिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन अभी वो कहता है अगर नहीं, अभी जो है वो नटी हैज ट्रांसफर तो हुआ है लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हुआ, रिस्क अंडर ट्रांसफर नहीं हुए, तो फिर आप क्या देखेंगे, हैज द एंटिटी अज्यूम द ऑब्लिगेशन टू पे द कैश फ्लो ऑफ द एसेट्स। अब आपने रिस्क एंड ट्रांसफर नहीं किए, लेकिन जो आपने बैंक से पैसा ले लिया उसको आपने एज ए लायबिलिटी शो कर दिया। तो अगर आपने एज ए लायबिलिटी शो नहीं किया अभी, तो फिर आप उसको अभी अपने एसेट्स को कंटिन्यू दिखाएंगे, कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द एसेट्स। लेकिन अगर आपने उसको लायबिलिटी शो कर दिया है, जो बैंक से पैसा आया था, फिर उसके बाद हमने देखा यस, तो उसको डीरिकॉग्नाइज कर देंगे। अब रिस्क एंड रिवार्ड चले गए। अगर नहीं गए तो फिर क्या होगा, हैज द एंटिटी रिटेन सब्सटेंशियली और द रिस्क एंड रिवार्ड, हमने कहा जी रिटेन किया तो कंटिन्यू करेगा। अगर रिटेन नहीं किया तो हम क्या देखेंगे, कंट्रोल किधर है। कंट्रोल की अपनी बात की ना अभी, कंट्रोल हमें कैसे पता चलेगा कि रिस्क एंड रिवार्ड थे वो तो अभी ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन बैंक के पास कंट्रोल चला गया, बैंक उसको आगे सेल कर सकता है हमारी परमिशन के बगैर, हमें उसको हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है, वो आगे सेल कर सकता है। तो कंट्रोल चला गया या कंट्रोल चला गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू टू हैज द एंटिटी रिटेन कंट्रोल। अच्छा, एंटिटी रिटेन कंट्रोल कर रही है, तो कंट्रोल अगर रिटेन नहीं कर रही तो हम डीरिकॉग्नाइज कर देंगे, और अगर कंट्रोल रिटेन कर रही है तो हम उसको कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज करेंगे। उल्टा उससे बता दिया यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये आपका एक चार्ट है जो आपको बता रहा है कि आपने जो है वो कब डीरिकॉग्नाइज करना है। तो इसमें जो मेन है वो यही है कि राइट एक्सपायर्ड हो गए तो हम उसको डीरिकॉग्नाइज करेंगे, या रिस्क एंड रिवार्ड जो है ट्रांसफर हो गए या सब्सटेंशियली ट्रांसफर हो गए तब भी हम उसको डीरिकॉग्नाइज करेंगे, या अभी रिस्क एंड रिवार्ड तो प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हुए, अभी ऑप्शनल है लेकिन कंट्रोल चला गया। तो ये तीन कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हम एसेट्स को डीरिकॉग्नाइज करेंगे, बाकी किसी केस में हम इसको डीरिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, कहता है मोस्ट ट्रांजेक्शन बी कंसिडर्स इन्वॉल्व द रिसीट ऑफ कैश। Transactions where the asset is derecognized may lead to recognize to the recognition of profit and loss on disposal। तो जब ये प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा डिस्पोजल पे, वो पीएनएल में शो करेंगे। ट्रांजैक्शंस वर where the asset is not derecognized lead to the recognition of a liability in the cash stream। तो जब आप कैश रीसीव करेंगे उसको लायबिलिटी शो करेंगे, जब वो आपका जो है वो डीरिकॉग्नाइज हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसका इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट पीएनएल में डालेंगे। ठीक है जी, एंट्री वो कर रहा है, कहता है वी कलेक्ट 10,000 that is owned by a customer have the contractual rights to cash flows of the financial assets expired। अगर एक्सपायर्ड हो गए हैं, यस एक्सपायर्ड हो गए हैं, तो डीरिकॉग्नाइज करें एसेट्स को, कैश आएगा और रिसीवेबल आपके क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब वो कहता है जनाब ABC लिमिटेड सेल्स 100,000 to its account receivers to a factor and receives 80% advance immediately, the factor charging 8,000 for the service। उसने क्या किया है, उसके 1 लाख के इसके रिसीवेबल्स है, वो फैक्टर के पास गया, बैंक के पास गया, बैंक ने उसको 80% एडवांस पे कर दिया और उसने कहा मैं आपसे 8,000 रुपये चार्जेस दूंगा। द डेट्स आर फैक्टर्ड विदाउट रिकोर्स। ये विदाउट रिकोर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्रांसफर हो गए। विदाउट रिकोर्स का मतलब क्या है, रिस्क एंड रिवार्ड्स आर ट्रांसफर एंड द बैलेंसिंग अमाउंट 12,000 विल बी पेड बाय द फैक्टर 30 days आफ्टर रिसीवल ऑफ द फैक्टर। तो उन्होंने कहा 12,000 जो है वो आपको हम 30 दिन के बाद दे देंगे। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो चुके, तो ऐसे जो आपका डीरिकॉग्नाइज हो जाएगा। कहता है हैव द कॉन्ट्रैक्ट, पहला क्वेश्चन आपने क्या करना है, हैव द कॉन्ट्रैक्टर राइट्स टू कैश फ्लोज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एक्सपायर्ड। तो कहता है नहीं अभी एक्सपायर्ड नहीं हुए, अभी उसका ड्यू डेट ही आई है। ठीक है जी, क्योंकि अभी क्लाइंट से पैसे लेना है हमने और 12,000 में उससे भी लेना है, तो अभी राइट्स एक्सपायर्ड नहीं हुए। राइट्स एक्सपायर्ड कब होंगे, जब ये ड्यू डेट आ जाएगी या वो रिसीवेबल में पैसे दे देगा। Has the asset been transferred to another party? Yes, हमने जो है वो 80% ट्रांसफर कर दिया।
हमारे पैसे लेने के राइट्स अभी एक्सपायर नहीं हुए क्योंकि पैसा भी मिले नहीं है, लेकिन हमारे राइट हमने क्या किया, रिस्क ट्रांसफर जो रिस्क राइट जो है वो ट्रांसफर कर दिया दूसरी पार्टी के बैंक को। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हैव सब्सटेंशियली और द रिस्क एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पास द रिसीवर्स आर फैक्टर्ड विदाउट रिकॉर्ड्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ट्रांसफर हो चुके हैं टू एबीसी पास द रिस्क एंड रिवार्ड्स ऑफ ओनरशिप, एबीसी मस्ट डी रिकॉग्नाइज एसेट, क्योंकि अब क्या हुआ है, रिस्क एंड रिवार्ड चले गए। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स को क्या है वो डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, रिसीवर्स क्रेडिट हो जाएगा, कैश आ जाएगा। फिर पी जैसे हम रिसीवर को 8,000 जो एक्सपेंस पे किए हैं, बाद में 12,000 कैश मिलेगा तो 12,000 की एंट्री उस टाइम पास कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब कहते हैं जब आपका 1 लाख के एसेट अकाउंट रिसीवेबल्स है टू अ फैक्टर टू रिसीव 80% एडवांस, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे कहता है विद रिकोर्स। विद रिकोर्स का मतलब क्या होता है कि रिस्क एंड रिवार्ड्स अभी ट्रांसफर नहीं हुए। विदाउट रिकोर्स का मतलब क्या है, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन विद रिकोर्स का मतलब क्या है कि रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो ट्रांसफर नहीं हुए। इस सूरत में आप क्या करेंगे जनाब, तो वही आप पहला क्वेश्चन करेंगे उससे। पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, क्या राइट एक्सपायर्ड हो गए, हमने कह रहे जनाब अभी तो एक्सपायर्ड नहीं हुए, अभी तो ड्यू डेट ही नहीं आई, तब ड्यू डेट में पैसे देगा हमें। उसके बाद आप क्या कहेगा, आपने 80% पैसे ले लिए, आपने फैक्टर कर दिया, ये सबने ट्रांसफर कर दिया है टू अनदर पार्टी, 80% आपने रिसीव कर लिया है। अब वो कहता है हैव सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड्स ऑफ ओनरशिप पास, द डेब्ट इज फैक्टर्ड बाय रिकोर्स, नहीं अभी पास नहीं हुए, सो द बैड डेट रिस्क स्टे विद एबीसी। तो क्योंकि अब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुए, अगर बीच में बैड डेट हो जाएगा तो उसका रिस्क किसके पास है, वो एबीसी के पास ही। तो अगर पूरे पैसे ना मिले तो एबीसी को पैसे देने पड़ेंगे। अब इस सूरत में एंट्री क्या पास होगी, वो कहता है जनाब आप एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लें, जो आपके पास पैसे मिल गए 80,000, उसकी आप लाइबिलिटी क्रिएट कर लें और अपने एसेट्स को जो है अभी डी रिकॉग्नाइज ना करें, नॉट डी रिकॉग्नाइज, क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड्स अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, आपका रिस्क अभी बाकी है। उसका कहता है कि इन एडिशन टू एबीसी हैज बीन पार्ट ऑफ द रिसीवर्स ऑफ द फैक्टर एज अ फी, तो फीस की आप क्या करेंगे, आप रिसीवेबल क्रेडिट करके लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो डिफरेंस आएगा सॉरी फीस आपकी पीएनएल को चार्ज करेंगे आप। Being the receipt of cash from factors, this liability is reduced as a factor collect the cash. तो जब आप कैश आपको कलेक्ट होगा तो आप लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे, रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि कैश यहाँ पे आपको मिल चुका है, तो नेट शेयर में जो ये एंट्री आपकी ऐसे बन जाएगी, और जो आपका एक्सपेंस होगा उसको आप सीधा पीएनएल को चार्ज करके अपने रिसीवेबल्स को क्रेडिट करते हैं। अब वो बात करते हैं जनाब रिस्क एंड रिवार्ड्स आर नेदर पास नॉर ट्रांसफर, तो ये क्या होता है, ये ऑप्शन होती है। हमने कहा कि रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो नाइदर पास्ट नॉर ट्रांसफर, हमारे पास भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है, तो किसके पास, कहता है जनाब deals involving financial assets can be quite complex, exposing the parties to different shares of risk and rewards associated with the assets. This means that it might not be possible to decide whether the risk and rewards have substantially passed or not. ठीक है जी, in such case the entity has sold will derecognize the asset only if control has lost. तो हमने कहा देखिए रिस्क एंड रिवार्ड्स का तो अभी फैसला नहीं हो रहा कि पास हुए कि नहीं हुए, लेकिन हम फिर अभी देखिए कि कंट्रोल तो पास ही हो गया। अगर कंट्रोल पास हो गया, दिस डिपेंड्स ऑन वेदर द ट्रांसफरी हैज प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सेल द एसेट्स, तो बैंक के पास राइट्स आ गए हैं तो वो एसेट्स को सेल कर सकता है। इफ सो देन द एसेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड बाय द ट्रांसफर, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। रिस्क एंड रिवार्ड्स का तो पता नहीं लग रहा ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए, ऑप्शनल है। ठीक है जी, लेकिन फिर आप देखिए कंट्रोल किधर जगह, कंट्रोल चला गया, कंट्रोल कैसे चला गया, वो पता लगेगा बैंक के पास राइट्स आ गए हैं कि उसको यूनिलैटरली सोल्व कर सकते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं जी, कहता द एंटिटी मे नॉट सेल ए फाइनेंशियल एसेट बट इंस्टेड गिव अ काउंटर पार्टी बैंक एन ऑप्शन टू बाय इट।
In such case, the passing or retaining risks and rewards depends on whether the counterparty will exercise the option or not. तो उसको हमने ऑप्शन दिया है, ऑप्शनल है, वो यस करे वो नो करेगा, वो यस करेगा तो रिस्क रिवार्ड चले जाएंगे, और नो करेगा तो रिस्क रिवार्ड नहीं जाएंगे. तो इन क्या होगा, इन अदर वर्ड द रिस्क एंड रिवार्ड्स आई नाइदर पास नॉट ट्रांसफर. तो ऑप्शनल है. हमने उसको रिसीवेबल्स दिए बैंक को, और हमने कहा कि यार आप ऐसा करना, आप इसको जो है जब ये ड्यू डेट आएगी उस वक्त हमें या खुद जाके ये पैसे ले आना, या हमें वापस कर देना रिसीवेबल, हम खुद जाके पैसे ले आएंगे. तो ये बैंक के पास ऑप्शन है कि वो खुद जाके पैसे लेके आए, या वो रिसीवेबल हमें हमें वापस कर दे और हम जाके बैंक से पैसे लेके आए. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें देखना है कि कंट्रोल हमने ट्रांसफर किया कि नहीं किया. Another example of repo. Repo means sale and repurchase transactions. आपने पहले सेल किया, बाद में हमने उसको रीपरचेज कर लेना. क्या कहता है जी, अंडर द रेपो ट्रांजेक्शंस a company sells an asset with the condition that the same asset will be bought at the later date on a fixed price. तो उसने अभी आज सेल कर दिया और उसने कहा कि मैं एक लेटर डेट में क्या करूंगा, मैं फिक्स प्राइस पे आपसे आपसे वापस परचेज कर लूंगा. ठीक है जी. तो आपने रीपरचेज की ऑप्शन ले ली उसे कि मैं इस प्राइस पे ही आपके रिसीवेबल वापस भी ले लूंगा. सच अ ट्रांजेक्शन इज इन सबसेंस, हकीकत में क्या है, ये लोन एग्रीमेंट. वो कहता है ये लोन है, जो हमने पैसा लिया है ना, ये अपने लोन लिया उससे. ठीक है. वो कहता है ये जो है ये सेल परचेज ट्रांजेक्शन नहीं है. आप कहते हो सेल कर दिया, लेकिन आप कहते हो अपने राइट्स ले लिए कि उसको वापस ले लेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ. जब कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ तो जो आपने पैसा ले लिया, लोन ले लिया, वो जो पैसा है वो लोन है, rather than a sale. और सेल नहीं है. It is a method for an entity providing collateral for loan. वो कहता है कि आपने क्या किया, जो आपने चीज दे दी है वो बेसिकली ऐसे आपने गिरवी दे दी है, आपने सिक्योरिटी दे दी है कि कल को मैं आपको लोन वापस नहीं कर दूंगा तो अभी चीज बेच देना. ठीक है जी. तो आपकी सेल जो है वो सेल नहीं है, बल्कि आपने क्या किया, आपने उसको सिक्योरिटी के तौर पे एक चीज जो है रखवा दी अपने पास. द रूल्स इन IFRS 9 result in the transactions being treated as financial transactions with the recognition of a liability as a condition would recognize the financial assets are not fulfilled. भैया 2 मिनट का ब्रेक करते हैं, अभी जरा अजान हो रही है, फिर अजान के बाद शुरू करते हैं.
चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं जी। हम बात करते हैं रेपो ट्रांजेक्शन की। जी रेपो ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, इससे हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। हमने बात क्या की रेपो ट्रांजेक्शन की। हमने बात ये की कि हमने एक जो एंटिटी वो सेल करती है, वो सेल करने के बाद तो राइट्स अपने पास रखती है कि हम क्या ये परचेस फिक्स प्राइस पे इसको पूरी परचेस कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड कहता है यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, जब कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा तो IFRS 9 जो है 15 जो है वो नहीं लगेगा। तो उसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम इसको जो आपने लोन लिया है, ये जो पैसा है, इस पैसे को हम एज ए लोन ट्रीट करेंगे अंडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और इसको हम एज एक लाइबिलिटी जनरेट कर लेंगे। इस पे कैलकुलेशन देखते हैं जी। यहाँ पे क्या कहता है, कहता है एस नंबर सोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 100,000 एट 50% बाउंड। उसका एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है, उसकी नॉमिनल वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए है। यहाँ अगर मैं लिखूँ नॉमिनल, नॉमिनल वैल्यू कितनी है उसकी, उसकी नॉमिनल वैल्यू 1 लाख रुपए है। इस पे इंटरेस्ट कितना है, 15%। ठीक है जी। एमोर्टाइज कॉस्ट उसकी कितनी है, 103। तो यहाँ पर उसकी कैरिंग वैल्यू उसने दी हुई है, कैरिंग वैल्यू 103। ठीक है जी। और उसकी जो सेल वैल्यू है वो उसने कहा है कि 1,10,000 है। सेल प्राइस कितनी है, 1,10,000। ठीक है जी। उसका कहता है एंड सिमिलरली एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय द सेम इन्वेस्टमेंट बैक 2 years एट रिपर्चेज ऑप्शन टू 20%। वो कहता है 20% वापस लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी लाइबिलिटी है, ये सेल प्राइस जो है बेसिकली क्या हो गया, ये आपकी लाइबिलिटी हो गई। और इस पे आपने इंटरेस्ट कितना पे करना है, इस पे आपने इंटरेस्ट जो पे करना है वो 20% जो है हर साल आपने पे करना है। ठीक है, ये 2 years का है तो 2 साल तक आप जो है इस पे 1,10,000 पे 20% करके आप इसको पे करेंगे। सिंपल इज दैट। अब क्या होगा जी, पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई, द इन्वेस्टमेंट हैड इफेक्टिव यील्ड 18%। तो ये आपका जो IRR है वो आपका 18% है। ठीक है जी, आपका IRR है। ट्रांजेक्शन क्या हुई, कैश आया और लायबिलिटी जनरेट हो गई, लोन हो गया आपका। ठीक है जी। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पहले साल खत्म हुआ तो क्या होगा। अब आप देखें जी, आप 15% किस पे है, आपको 15% आपकी इनकम पे है। आपका आपका जो नॉमिनल वैल्यू है 15% आपकी इनकम होगी। ठीक है जी, ये आपका 15% क्या है, ये आपकी रेपो लाइबिलिटी जो है उसमें आप पे कर देंगे अपनी इनकम को। 15,000 की आपकी इनकम होगी, जो आपको कैश आएगा उसे आप लाइबिलिटी पे कर देंगे, तो लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया इसने। आपने कहा कैश कैश आपको मिला और आपके आपका एसेट्स क्रेडिट हो गया। फिर आपने क्या किया, आपने कैश को क्रेडिट किया और लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर उसने सीधी लाइबिलिटी डेबिट कर दिया कि जितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा आप 15% उसको पे कर देंगे। अब आपका IRR क्या है, तो IRR जो है आपका वो आपके एक्चुअल इनकम होगी। ठीक है ना जी। तो आप इसका अगर आप इसका जो है वो एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएं तो आप आपको इजी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। देखिए जी, हो क्या रहा है ये, उसने कहा ये आपके पास इन्वेस्टमेंट है। मैं इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना रहा हूँ, जो मैंने सेल किया। इन्वेस्टमेंट कितने की है मेरे पास, उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 1,03,000 उसकी कैरिंग वैल्यू है। ठीक है जी। इस पे मेरी इनकम कितनी होगी, इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे, 18%। ठीक है जी, 18% के हिसाब से जो है मुझे इंटरेस्ट मिलेगा इस पे। जिससे ये लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो जाएगी और 15% से ये लाइबिलिटी जो डिक्रीज हो जाएगी। तो नेट सेल में क्या होगा, नेट सेल में जो है वो 3,540 से ये आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये देखें जी, इन्वेस्टमेंट जो है आपकी मजीद डेबिट हो जाएगी। आपने कहा कि मुझे एक्चुअली जो है इतनी इनकम होनी चाहिए, मिलेगा कैश कितना, 15,000 कैश मिल जाएगा। तो डिफरेंस जो है वो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप इस तरह कर लें, या आप इसको इस तरह कर लें कि 15%, 18% आप लेके 18,000 से इन्वेस्ट को डेबिट कर लें और कैश कितना आ जाएगा आपका, 1 लाख का
15%, 15,000 क्रेडिट हो जाएगा, तो बैलेंस कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का? ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका 1,06,540। ये आपका ओपनिंग बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट को आप ओपनिंग बनाएंगे। इसी तरह आप क्या करेंगे इस पे, अब आप पे आपका जो है कैरिंग वैल्यू ये हो गई है, इस कैरिंग वैल्यू का इंटरेस्ट इनकम आएगा आपका, ठीक है जी, इस इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे आएगा, और कैश कितना आएगा, कैश वही 15,000 आएगा आपका, और इंटरेस्ट इनकम कितना आएगा इसका, वो आपका आ जाएगा इस दफा इस साल 19,177। ये किसका आया, 106,540 का 18%, और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसका 110,719। ठीक है जी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी उसका जो IRR है वो एक्चुअली में आपकी इनकम होगी, उससे ही आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी, और जो आपको कैश मिला है 15%, उससे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी, और आपकी जो है वैल्यू जो है वो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर जो है 110,719 आ जाएगी। इसी तरह आप लोन अकाउंट बना लें, जो आपका लाइबिलिटी अकाउंट है, जो आपने लोन लिया है उसका भी अगर आप अकाउंट बनाएं, तो इसका बाट फॉर्मूला कितना है, आप कितना आपको पैसे आज मिले हैं, 1,10,000 मिला है, ठीक है जी, 1,10,000 पे इंटरेस्ट कितना है, 1,10,000 पे उसने कहा 20% आपने देना है, ठीक है जी, तो 20% आप इसमें देंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 1,10,000 का 20%, तो वो आपका आ जाएगा 22,000, 22,000। और आपने कितना पे किया इसको, कैश में कितना पे किया, जो आपको मिला था 15,000 वो आपने इसको कैश पे कर दिया, तो इसका जो कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसका 1,17,000, ये अगले साल बॉट फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इस पे इंटरेस्ट आएगा आपका, इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा, ठीक है जी, यहाँ देख लेते हैं थोड़ी वर्किंग इसकी, कितना इंटरेस्ट आया इसका, ये देखें जी 20%, 23,400 टू कैश कितना गया इसको 15,000, और बॉट कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ 1,25,400। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी लोन की और इन्वेस्टमेंट की। यहाँ देखें 1,10,000 ये आपकी इन्वेस्टमेंट, और ये आपका 1,25,000 जो है आपका वैल्यू आ गई आपकी, जो हमने कैलकुलेट की, देखिए 25, और आपका एसेट कितना आया 1,10,719, तो वही यहाँ पे इसने इस तरह इसकी कैलकुलेशन की है, ठीक है जी। तो आप अगर टी अकाउंट बना लेंगे तो आपको ये ज़रा इजी लगेगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं डीरिकॉग्नाइजेशन ऑफ लायबिलिटी की। डीरिकॉग्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, ए फाइनेंशियल लायबिलिटी और अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी इज डीरिकॉग्नाइज्ड व्हेन एंड ओनली व्हेन इट इज एक्सटिंग्विश्ड। अब ये एक्सटिंग्विश्ड कैसे होगी जनाब, वो कहता है दिस इज व्हेन द ऑब्लिगेशन स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज और कैंसल्ड और एक्सपायर्ड, या डिस्चार्ज हो जाए या कैंसिल हो जाए या वो एक्सपायर्ड हो जाए, ठीक है जी। डिस्चार्ज कैसे होगी, मैं कैश पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, जो डिस्चार्ज हो जाएगी। कैंसिल कैसे होगी, मैं कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट का कोई केस कर दूंगा, कोर्ट उसको कैंसिल कर देगा, या एक्सपायर हो जाएगी, मैं पेमेंट कर दूंगा उसकी, या टाइम बाउंड हो जाएगी वो, और उसको उसका क्लेम नहीं आएगा तो वो एक्सपायर हो जाएगी। अब और बात करता है मॉडिफिकेशन की, कहता है मॉडिफिकेशन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अ लायबिलिटी, ये क्या होता है। कहता है जनाब एन एंटिटी फेसिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स माइट आस्क ए लेंडर टू मॉडिफाई द टर्म ऑफ द लोन, दिस माइट involve the lender changing the time of payments, restructuring the liability, waiving part of the loan, then reducing the amount of payable, और कॉम्बिनेशन। या कहता है इसका टाइम पीरियड कम कर दे, वो कहता है यार उसका पीरियड तो था आज 1 साल के बाद ड्यू थी, तो मैं गया, मेरे पास पैसे नहीं है, उसका टाइम पीरियड इंक्रीज कर दो, मुझे 1 साल का ग्रेस पीरियड और दे दो। उसने कहा ठीक है यार, इस लाइब्रेरी को 1 साल में जो पे कर दी थी अब इसको 3 साल में पे कर देना, इसको 2 साल में पे कर देना। या वो कहे यार देखो मैंने आपको 1 मिलियन दिया था, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझसे 5 लाख ले लो,
तो वो कहता है चलो ठीक है आप 5 लाख दे देना, तो या वो दोनों काम आपसे कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे मॉडिफिकेशन है। The accounting treatment of the modification depends on whether the term of the loan after the modification are substantially different from those of the original one। कहता टर्म जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए ओरिजिनल से, तभी आप कहोगे कि आपकी मॉडिफिकेशन होगी है। if a new term if the new term are identified as a substantial modification, the original loan is extinguished and a new financial liability is recognized in place of with gain and loss recognized in profit and loss। वो कहता है पिछला लाइबिलिटी खत्म कर दो, लाइबिलिटी को डेबिट कर दो, नई लाइबिलिटी जनरेट कर लो, जो डिफरेंस है उसको पीएनएल में चार्ज कर दो। The new liability is recognized as the fair value in accordance with the normal rule of recognize the financial instruments. This is found by discounting the revised future payment of the market rate interest on such time। वो कहता है कैसे निकालेंगे, आप आपने लाइबिलिटी पे करनी है, उसको आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए, नया जो आईआरआर है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए और एक नई लाइबिलिटी शो करते हैं। एलोसिएशन देखते हैं, हमें और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वो कहता है जनाब एक्स लिमिटेड हैड अ लोन, एक लोन है उसके पास 1000 का जो 4 साल के अंदर उसका पेबल है। एक ये लोन उसने पे करना है, इसको 4 साल में पे करना है और उस पर इंटरेस्ट कितना पे करना है, उसे 10% पे करना है। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी जो है वो भी अभी आज 1000 है। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आईआरआर जो है उसका वो कितना दिया हुआ है, उसने 10% दिया हुआ है। बाई चांस सेम है, ये सेम नहीं भी हो, ठीक है, हमें आईआरआर चाहिए होता है। एक्स लिमिटेड फेस liquidity problem and the lender agreed to restructure the loan. Under this new agreement, X Limited was to make a single payment of 102,000 at the end of the 4 year instead of original scheduled payment। वो कहता है कि यार एक रीस्केड्यूल हुआ, हमने 1000 रुपये देना था, ठीक है, और हमने हर साल जो है 10% इंटरेस्ट देना था, तो 4 साल के लिए इंटरेस्ट कितना 10% कितना बनता है, 1000 का 10% 100 बना, तो 1400 बनता था। उसने कहा चलो ठीक है मैं इसको वेव करता हूँ, आप ऐसा करना आप चौथे साल जो है मुझे 1200 पे कर देना। द मार्केट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग के वक्त जो है आईआर जो था हमारा वो 12% था। ओरिजिनल आईआर हमारा कितना था 10% था, और अब यहाँ पे कितना 12% हो गया। अब वो कहता क्या करें आप, पहले आप देखिए मॉडिफिकेशन है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। आपने कहा कैरिंग अबाउट द ओरिजिनल लोन कितनी है 10,000 है। आपने कहा कि जो नया आपने कहा आपने 4 साल के बाद आपने 112 पे करना है, इसको आप पुराने जो आईआर है हमारा 10% जो हमारा पिछला आईआर था ये वाला 10%, इस पे आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो वो हमने कहा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई 820 आई, इसका डिफरेंस कितना हुआ 180 हुआ। ये 180 चेक करें ये इसका कितने परसेंट है, वो 18% है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर ये 10% या से कम होता तो फिर ये मॉडिफिकेशन नहीं होती, लेकिन जो कि 10% से ज्यादा है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि ये मॉडिफिकेशन है। ठीक है जी, तो ये आप चीज देखनी है आपको कि ये जो चीज निकली है ये जो है आपकी 10% या से कम हो तो ये मॉडिफिकेशन नहीं होगी। अब क्या होगा, आपका जो लोन लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज है उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है जी, और आप क्या करेंगे नया प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1,12,000 का न्यू आईआर से, ये नया आईआर इसका 1.12% था, तो 12% से इसका हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उससे लाइबिलिटी जनरेट कर देंगे और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस का चला जाएगा, वो पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि पिछले रेट के हिसाब से अगर आप देखें, यहाँ देखिए जो हमने लाइबिलिटी कैलकुलेट की है, जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली है वो ओरिजिनल आईआर पे निकाली है, तो ओरिजिनल आईआर पे हम नई अमाउंट की जो है नई लाइबिलिटी जो है उसका जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे अपनी कैरिंग अमाउंट से। तो अगर वो 10% बनता है या इससे कम बनता है तो फिर क्या करेंगे, हम कहेंगे मॉडिफिकेशन नहीं है, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर वो 10% से ज्यादा है, जैसे हमारे आप केस में 18% आ गया, तो हम कहेंगे ये मॉडिफिकेशन है। तो मॉडिफिकेशन जब होगी तो पिछली लाइबिलिटी को हम डेबिट कर देंगे, खत्म कर देंगे, नई लाइबिलिटी को नए आईआर पे लेके आएंगे प्रेजेंट वैल्यू पे, और जो डिफरेंस होगा वो पीएनएल में जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, बाद में अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आया करे तो आप उधर यूट्यूब पे हमारा क्योंकि अपलोड हुए होता है तो आप उसके अंदर भी हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ भी आप आंसर कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है हमें बता सकते हैं सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम इंशाल्लाह वहाँ पे आंसर कर देंगे आपको।
मॉडिफिकेशन विद टर्म ऑफ नॉट सबस्टेंशियली डिफरेंट, अब देखें डिफरेंट नहीं है तो क्या होगा, ए लायबिलिटी इज नॉट डीरिकॉग्नाइज, तो लायबिलिटी को डीरिकॉग्नाइज नहीं होगी, जैसे हमने यहाँ पे लायबिलिटी को खत्म कर दिया था तो ये वाली एंट्री जो है नहीं होगी। When the term of the modification are not substantially different from those of the original loan, instead a new effective rate of calculate, तो आपने नया एक नया IRR जो है वो कैलकुलेट करना है, जो ओरिजिनल IRR है उसको छोड़ दें, एक नया जो है IRR क्रिएट करें और उसके हिसाब से अपनी लायबिलिटी बुक कर लें, based on the carrying amount at the date of modification adjusted for any associate modification and revised cash flows। देखें जो कैसे होगा। अब यहाँ देखें एक लायबिलिटी थी 2 मिलियन की 5 साल के लिए, उस पर कितना था आपका इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे थे 15% था और उसका IRR भी 15% ही था। IRR डिफरेंट हो सकता है, आपको ये यूज करना है, इसको यूज नहीं करना, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, यहाँ पे दोनों से सेम लिख दिए तो आप सेम को छोड़े, आपने वो वाला यूज करना है IRR को, ठीक है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है उसको आपने यूज करना है, बस आप ये ध्यान में रखिएगा, ये आपने यूज करना है IRR। तो अगर ये 10% होता, ये 15% होता तो 15% यूज करता, ठीक है जी। Estimated face liquidity problems and lender agrees to restructure the loan. Under a new agreement, X Limited was make a single payment of 3,500 at the end of the 5 year instead of original scheduled payment. A fee और 1 लाख रुपया उन्हें फी भी पे कर दी है। अब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, IRR पे, और उसको कंपेयर करेंगे आप अपने 2 मिलियन से जो कैरिंग अमाउंट है आपकी लायबिलिटी की, ठीक है जी। तो ये देखें, ये इसमें आपने क्या, अब देखें हमने कहा था ट्रांजेक्शन कॉस्ट, पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या हुई, ट्रांजेक्शन कॉस्ट यहाँ पे पे हुई, ठीक है जी। टू कैश हुआ और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या हुआ, डेबिट हो गई, तो यहाँ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी में से इसको माइनस करेंगे और यहाँ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी अब डिस्काउंट करेंगे इसको ओरिजिनल IRR पे। तो आपने कहा जी कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, 1.8 मिलियन आ गई, डिफरेंस कितना आया, उसको इससे कंपेयर किया तो ये 8% है, 10% से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि लायबिलिटी को डीरिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम एक नया IRR निकालेंगे। तो यहाँ पे एक नया IRR निकाल लें, ठीक है जी। आप कैश फ्लो आपने बनाई, आपने कहा आज की कैश फ्लो 2 लाख है, आपका इंटरेस्ट और फाइनल पेमेंट, तो इसको आप 10% पे करेंगे, 15% पे करेंगे और आपका IRR न्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब ये IRR यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ ये, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, लाइब्रेरी का नया नया जो है अपना एमोर्टाइजेशन शेड्यूल जो है बना लेंगे। तो ये वो केस था जब आपका जो है मॉडिफिकेशन नहीं हो रही। अब बात करते हैं जी एक्सटेंशनमेंट, इफेक्ट 19 आ गया जी। इफेक्ट 19 क्या कहता है, कहता है एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी विद इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, कि लायबिलिटी को आप इक्विटी से सेटल कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन थी कि अपनी लायबिलिटी को जो है वो अपने अपने खत्म करके अपने शेयर इशू कर दें, तो फिर क्या होगा, द टर्म ऑफ अ लायबिलिटी माइट बी renegotiated such that the lender creditor accept the equity instrument as payment instead of cash। तो कैश की जगह क्या करेगा, अपनी उस कंपनी के शेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। I have 9 set out how an entity that issues equity instrument to extinguish all or part of the financial liability should account for the transaction। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे करेगा, इसका स्कोप क्या है, कहता है इफेक्ट 19 does not address accounting by creditor, तो creditor की बुक में अकाउंटिंग नहीं देगा ये। The following transactions are scope out, कौन सी है ये, transactions involving the creditor in its capacity as an existing shareholder, transactions between business under common control, ठीक है जी। तो अगर आपके पास ये कहता है कि राइट इशू है, आपके पास राइट था, एक कंपनी ने राइट इशू किया, ठीक है जी, तो वो अपने राइट इशू में जो शेयर लिए हैं वो कहता है ये शेयर जो है वो स्कोप में नहीं आता, वो आपने जो राइट इशू दिया है वो आपने अपने लोन के अगेंस्ट नहीं दिया, तो राइट इशू यहाँ से बाहर है। फिर वो कहता है कॉमन कंट्रोल जो है ट्रांजेक्शन जो है वो भी इसके स्कोप से बाहर है। और उसके बाद क्या कहता है, एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी बाय इशूइंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन अकॉर्डेंस विद द ओरिजिनल टर्म ऑफ द लायबिलिटी कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो कन्वर्टेबल यानी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो इसके स्कोप में नहीं है। कॉमन कंट्रोल,
कॉमन कंट्रोल जो है इसके, कॉमन कंट्रोल क्या होता है थोड़ा सा बताया तो कॉमन कंट्रोल क्या होता है। देखें जी, एक कंपनी है, इसने बी को होल्ड किया हुआ है, बी ने सी को होल्ड किया हुआ है। अब क्या होता है, ये सी जो है निकल के यहाँ पे आ जाता है, बी अपने शेयर इसको बेच देता है, तो इसको अब ये जो चीज है इसको बोलते हैं कॉमन कंट्रोल। ए जो है वो सी को कंट्रोल कर रहा था बी के थ्रू, लेकिन अब क्या हुआ, बी ने अपने शेयर को दे दिए, ए सी जो है वो डायरेक्ट ए के अंदर आ गया। तो ये जो सिनेरियो चेंज हुआ है इसको बोलते हैं कॉमन कंट्रोल। तो ये कॉमन कंट्रोल जो है ये भी इसके सिनेरियो से बाहर है, इसके स्कोप में नहीं है। तो राइट इशू हो जाएगा, या आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए उस पर आप जो है शेयर इशू कर रहे हैं, या कॉमन कंट्रोल के तहत आप जो है वो उसको शेयर इशू कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जो है इसमें शामिल नहीं है, इसके स्कोप से बाहर है। Issued as scared how should an entity initially measured, तो आप देखेंगे इनिशियली कैसे मेजर करेगा उसको, उसको शेयर्स को। how should the entity account for any difference between the carrying amount, तो डिफरेंस कहाँ लेके जाएगा, ठीक है जी। तो इनिशियली आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो इनिशियली है ये हमेशा फेयर वैल्यू पे आएगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो कहता है जी इनिशियली जो है आपको आपको फेयर वैल्यू पे बुक करना है, ठीक हो गया जी। और दूसरा जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, डिफरेंस जो है उसका हमेशा पी&एल में जाएगा, ये ओसीए में नहीं जाता, ठीक हो गया जी। आर द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कंसिडरेशन पेड, कंसेशन क्या है इसकी, आर द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कंसिडरेशन पेड, द इशू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज कंसिडरेशन पेड टू extinguish all or part of the financial liability, this lead to the decommission of financial liability। ठीक है जी, आपने शेयर इशू कर दिया, लाइबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी, और जो आपकी लाइबिलिटी आपने खत्म किया है वही आपकी कंसिडरेशन पेड हो जाएगी। Initial measurement of equity instrument issued, equity instrument issued must be initially measured at fair value of those instruments. If the fair value cannot be measured, then the fair value of the liability extinguished, और डिफरेंस का जाएगा पी&एल में जाएगा। अकाउंटिंग और डिफरेंस, डिफरेंस का जाएगा, कहता डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड लायबिलिटी एंड द कंसिडरेशन पेड एज अ फेयर वैल्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। कहता जनाब entity X issue 50 million 6% loan stock, it negotiated with the lenders at extinguishment of the debt by issue equity instruments of fair value of 48,000। अब शेयर आपने कितने के इशू किए, 48 के, आपके पास लाइबिलिटी कितने की गई, 50 की गई, जो डिफरेंस है वो कहाँ गया, पीरियड में गया, ठीक है जी। आगे फिर इसका न्यूमेरिकल आ गया, सिंपल न्यूमेरिकल है जी। कहता है एक्स लिमिटेड बॉर्डर 25 मिलियन ऑन द फॉलोइंग टर्म, टर्म क्या है जी, उसकी फेस वैल्यू 25 मिलियन है, टर्म क्या 10 साल है, उसकी रिडम्पशन कितनी है, 30 मिलियन पर रिडम्पशन होगी, कॉपन रेट कितना है उसका 12% है, और IRR कितना है उसका, हमारा कंसर्ट किससे रहता है, हमारा कंसर्ट IRR से रहता है, ठीक है जी, कितने परसेंट है। ऑन 31 दिसंबर ईयर 5 में क्या हो रहा है, ईयर 5 में कहता है जनाब the X Limited has fallen into financial difficulties and renegotiate with the term, वो कहता है renegotiate कर रहा है उसको, the lender has agreed to extinguish 55% of the loan exchange in equity stake of, वो कहता है 50% जो है वो इक्विटी में चेंज हो जाएगा, the term of the agreement were as follows, वो क्या, the shares are issued, उसको जो शेयर इशू होंगे वो 70 बिलियन के होंगे, कंसेशन एक्सटेंड 55% जो लाइबिलिटी खत्म होगी वो उसकी इतनी से खत्म होगी, शेयर इशूड मॉडिफिकेशन रिस्ट्रक्चरिंग फी जो है उसकी इतनी है, और जो है मार्केट रेट ऑफ अरेंजमेंट जो है वो 45 मार्केट रेट जो है उसका वो 14.5% है, ये उसका IRR है, ठीक है जी। रिक्वायर्ड क्या है इसमें, अच्छा, अंडर द टर्म ऑफ द मॉडिफिकेशन नो इंटरेस्ट विल बी पेड on the remaining amount and the sum of 30 million will be paid at the end of the term। अब यहाँ देखें क्या होगा, आपने कहा जी आपकी लाइबिलिटी स्टार्ट कहाँ से होगी, आपकी स्टार्ट होगी 25 मिलियन से, 25 मिलियन आपकी लाइबिलिटी थी, हमेशा याद रखें कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है यही आपकी फेयर वैल्यू होती है, तो ये फेयर वैल्यू इसको हम तस्वीर करते हैं, स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्ट आपका आएगा, इंटरेस्ट आपने कितना लेना है, आपका IRR कितना है 13.5
0.08% से। तो ये आपका कितने परसेंट पे है? 13% पे है, 13.08% पे। और आपको वो कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा आपको 12%, कॉम्पोनेंट रेट है, तो 12% आपको मिलेगा किसका? आपकी फेस वैल्यू का। ये माइनस हो जाएगा, आपका बैलेंस आ जाएगा। फिर अब ये ओपनिंग बनेगा, ओपनिंग का आप 30% निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये ओपनिंग रेट पे आपका जो है वो 13.08% के हिसाब से आपकी 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 लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जो आप 12% पे कह रहे हो उससे लाइबिलिटी कम होती जाएगी। एट द एंड उसमें क्या हुआ, उसने कहा डिस्टिंक्ट हुआ। ठीक है जी। तो इसकी वर्किंग उसने की यहाँ पे, ये देखिए जी, उसने कहा इक्विटी कितने की गई और लाइबिलिटी कितने की गई। ये आपका 55% है ना इसका, तो ये आपका लाइबिलिटी गई, ये आपकी इक्विटी गई, तो डिफरेंस कहाँ गया? डिफरेंस आपका पीएनएल में गया। 55% जो आपकी लाइबिलिटी थी उसको आपने सेटल कर दिया शेयर से। ठीक है जी। अब आके जाए बाकी बाकी लाइबिलिटी का। अब वो कहता है बाकी लाइबिलिटी को आप कंपेयर करें, क्या वो 10% से कम तो नहीं है? बाकी लाइबिलिटी कितनी बची है आपकी? 12.038%। तो ये आपकी बाकी लाइबिलिटी 12.038% आ गया। अब जो नया टर्म्स क्या है, नया टर्म क्या है कि आप 5 लाख रुपए जो है आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, और 30 मिनट हमने पे करना है एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, और आपका IRR क्या है? 13.08%। तो आपने उसके हिसाब से ओरिजिनल IRR पे आपने नई लाइबिलिटी को कैलकुलेट कर लेना है। तो वो आपका ये आ गया, डिफरेंस ये आया। इस डिफरेंस को आपने कंपेयर किया अपने ओरिजिनल से, आपने कहा ये जो लाइबिलिटी है ये आपकी मॉडिफाई हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको पिछली लाइबिलिटी को खत्म करना है। ठीक है, इस लाइबिलिटी को आप डेबिट कर देंगे, ओरिजिनल लाइबिलिटी को खत्म कर देंगे यहाँ से। ठीक है जी। और नई लाइबिलिटी आप कैसे क्रिएट करेंगे? आप कहेंगे जो नई लाइबिलिटीज है ये 3.30 मिलियन जो है, इसको नए IRR पे आप जो है प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे, और ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी नई लाइबिलिटी की। और जो आपने कॉस्ट पे की है उसको आप इक्विटी से चार्ज करेंगे, और डिफरेंस कहाँ जाएगा? आपका पीएनएल में चला जाएगा। ये आपने 5 लाख पे किया ना, ये 5 लाख यहाँ पे आ गया ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी। चलें जी। तो ये जनाब आपका जो है चैप्टर जो है यहाँ तक क्लोज हो गया। अब इसका आखिरी टॉपिक आ गया है, और आखिरी टॉपिक है इसका हैजिंग। ठीक है जी। हैजिंग हम करने लगे हैं, मज़ा आएगा आपको हैजिंग का, इंशाल्लाह समझ में भी आएगा। कोशिश करेंगे कि आपको हैजिंग जो है अच्छी तरह समझ में आ जाए। हैज अकाउंटिंग, हैजिंग होती क्या है? हैजिंग का मतलब क्या है? हैजिंग का मतलब क्या? बाड़ लगाना। जिस तरह आप देखें ना पार्क वगैरह के अगेंस्ट लोग बाड़ लगा देते हैं कि जानवर उसके अंदर ना आए, तो इसका मतलब हैजिंग का मतलब होता है, ये इसका मतलब बाड़ लगाना होता है। हैजिंग हम क्यों करते हैं? हैजिंग हम करते हैं रिस्क को सिक्योर करने के लिए, टू सिक्योर अवर रिस्क। हैजिंग में हमारा मतलब ये नहीं होता कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर आपका मतलब ये है कि अपना प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो उस तरह कहते हैं हैजिंग नहीं है। हैजिंग तो तभी होगी जब आप अपने रिस्क को सिक्योर करने के लिए कोई काम करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी कि पहले देखते हैं व्हाट इज हैजिंग। हैजिंग है क्या? कहता है हैजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इनटू अदर एक्शंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिस्क। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि आपने रिस्क को रिड्यूस करना है। कंपनीज में यूज डेरिवेटिव्स, वो कहता है आपने कंपनीज क्या करेंगी? डेरिवेटिव्स को यूज करेंगी टू एस्टैब्लिश पोजीशंस सो दैट गेन लॉस फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ द पोजीशन इन डेरिवेटिव्स विल ऑफसेट लॉसेस अगेंस्ट द रिलेटेड आइटम। अब जिस चीज को आपने हैच कराया है उस पे जो आपका लॉस होने वाला है, उसके अगेंस्ट आप एक डेरिवेटिव ला के रखेंगे, उस डेरिवेटिव में आपको फायदा होगा, तो वो लॉस जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा डेरिवेटिव से। ये हेजिंग का पर्पज होता है कि आपका एक एसेट है, आपकी इन्वेंट्री है, आपका तो इन्वेंट्री की वैल्यू बैठे 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 नीचे ना गिर जाए कहीं, और मैंने इसको भी सेल करने में टाइम लगेगा, हो सकता है 5 महीने लगे, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, उसकी वैल्यू ना गिर जाए।
तो उस वैल्यू को क्या करते हैं आप, अब जाके उससे एक डेरिवेटिव परचेस कर लेते हैं। वो डेरिवेटिव क्या करता है, उस डेरिवेटिव आपको बेनिफिट देता है, यहाँ से आपको लॉस होता है, वहां से आपको फायदा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हैजिंग के आपका जो हैज आइटम है उस पे जो है आपको जो है वो लॉस हो रहा है, लेकिन जो आपका हैज इंस्ट्रूमेंट है, इसको हैज इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं डेरिवेटिव को, तो हैज इंस्ट्रूमेंट जो है उस पे जो है आपको फायदा हो जाए। तो हैजिंग के अंदर दो दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी। एक इस्तेमाल होगी आपका हैज आइटम, जिसपे आपको डाउट होगा कि यार इस पे मुझे लॉस होने वाला है, उसको सिक्योर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक हैज इंस्ट्रूमेंट लेंगे। और ये हैज इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, ये आपका डेरिवेटिव होगा। ठीक है जी। कहता है यूके कंपनी हैज अ लायबिलिटी टू पे सप्लायर $200। अब एक यूके कंपनी है जिसको जो है 3 महीने के बाद क्या करना है, उससे $200,000 जो है उसको देना है। अब क्या हो गया, द कंपनी एक्सपोज the risk that the US dollar will increase in value against the British pound in the next 3 months so that the payment of dollar will become more expensive। उसने कहा यार मुझे लग रहा है कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा और मुझे ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। A hedge can be created for this exposure to foreign exchange risk by making forward contract to buy $200,000 in 3 month time at the exchange rate fixed now। उन्होंने क्या किया, वो एक बैंक के पास गया, उन्होंने बैंक से कहा बैंक जी मुझे 3 महीने के बाद $2 लाख चाहिए। तो बैंक ने कहा ठीक है, आज मुझसे आप रेट फिक्स कर लें, उस रेट को उसी रेट पे आप मैं आपको 3 महीने के बाद जो है वो डॉलर दे दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप उस मेजोरिटी में जब अगर रेट बढ़ भी जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको तो जो आज रेट फिक्स हो जाएगा उस रेट पे आपको डॉलर मिल जाएंगे, तो आपका रिस्क जो है वो किस हद तक जो है वो सिक्योर हो जाएगा। दिस इज अंडर हेजिंग द एक्सपोजर ऑफ रिस्क हैज बीन रिमूव्ड बाय द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये आपका डेरिवेटिव है। तो आपने एक डेरिवेटिव परचेज किया, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने क्या किया, उसने आपको सिक्योर कर दिया कि आपकी जो पेमेंट आपने करनी 2 लाख रुपए की वो जो है वो एक्सीड ना हो डॉलर। डॉलर महंगा भी हो जाए तो आपको जो है वो कम पाउंड देके उतने डॉलर मिल जाए। वो कहता है लॉजिक क्या है, द लॉजिक ऑफ अकाउंटिंग ऑफ hedging should be that if a position is hedged then any gain on underlying instrument that are reported in the profit and loss account should be offset matching losses on the hedging positions derivative which should also be reported in the profit loss account। तो कहता है कि आपको जो है इंस्ट्रूमेंट है, हेज इंस्ट्रूमेंट है, उस पे अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है वो पेनो को चार्ज करेंगे। इसी तरह जो हेज आइटम है उस पे जो आपका लॉस या प्रॉफिट हो रहा है वो भी आप क्या चार्ज करेंगे, वो भी आप पेनो को चार्ज करेंगे, तो वहां पे आके ये आके सेट ऑफ हो जाएगा। Similarly, any loss on underlying instrument that are reported in profit or loss account should be offset by matching gain and loss on derivatives, which should be reported in the profit and loss account. However, without special rule of account of hedging, the financial statement may not reflect the offsetting of risk and economic reality of hedging। अच्छा, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करता हूँ। वो कहता है ये आपको जो है अपना हैज आइटम है उसके लॉस को सिक्योर करना है। अब मैंने क्या किया, मेरी बैलेंस शीट है। अब ये क्वेश्चन आप देखिएगा, इसका आंसर आपने खुद करना है, मैं भी आप इसका क्वेश्चन आंसर जो है आगे आ जाएगा। आप ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि मेरे पास एक क्रेडिटर है, मैंने $80 के जो है वो क्रेडिटर है मेरे। इसी तरह मेरे रिसीवेबल्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल, ये मेरे $100 के हैं। मैंने कहा यार $80 देना है, $100 आना है, तो बजाय ये कि मैं जो है वो ₹80 का और $100 का करूं, तो मैं इस कहता हूँ कि भैया नेट एक्सपायर कितना है, 20 है, तो क्या मैं $20 को हैज करा लूं? ये हैजिंग पॉसिबल है कि नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है आपने मुझे एंड पे देना है। ठीक है, इसका आंसर इसमें आ जाएगा, मेरे लेक्चर में आ जाएगा। आपने जरा गौर से देखना है कि इसका आंसर कहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन मैंने बता दिया कि मैंने $80 पे करने हैं, $100 मुझे मिलने हैं। तो मैंने कहा यार मैं रुपीज में मेरे अकाउंट बनाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक्चुअली तो $20 एक्स्ट्रा है जो मिलने हैं, तो रिस्क तो $20 पे है, तो क्यों ना $20 को एच कराया जाए। ठीक है जी, तो इसका आपने मुझे आंसर करना है। अब मैं आगे चलता हूँ।
डेफिनेशन क्या है जी एच की? कहता है एज हैज आइटम क्या है? हैज आइटम इज एन एसेट्स। ये कोई एसेट भी हो सकता है, कोई लायबिलिटी भी हो सकती है, कोई फर्म कमिटमेंट भी हो सकती है। कमिटमेंट्स क्या है कि मैंने कमिटमेंट्स किए कि मैं पे करूंगा, मैंने कमिटमेंट्स किए मैं आपसे आपसे चीज परचेज कर लूंगा। हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट, फोरकास्ट क्या है कि मैंने फोरकास्ट किया कि मेरा काम बनने वाला है, मुझे मशीनरी चाहिए फ्यूचर में। ट्रांजेक्शन और नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस दैट एक्सपोजर द एंटिटी टू रिस्क टू चेंज इन फेयर वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लोज एंड इज डेजिग्नेटेड एज बीइंग हेज। तो कहता है कि हमें चांसेस क्या है कि इन चीजों की फेयर वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, या इनका फ्यूचर कैश फ्लो चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे हमें लॉस हो सकता है। तो उसको जो उसको कहेंगे, उसको सिक्योर करने के लिए हमने हेजिंग करनी है। तो कोई आइटम भी हो सकता है, हेज आइटम कुछ भी हो सकता है। मेरी बैलेंस शीट में एसेट्स आ रहे हैं, मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज आ रही हैं, तो मैंने कमिटमेंट्स कर ली है, फ्यूचर में मैंने काम करना है, तो वो सब जो है वो आपके हेज आइटम हो सकते हैं। कहता है hedges of net item cannot be qualified for hedge accounting. Hedges for net item cannot qualify hedge accounting. जो मैंने क्वेश्चन किया था उसका आंसर आ गया। Suppose a company whose functional currency was rupees had 1000 asset and 80,000 liability. उसके एसेट्स कितने हैं? 100 पाउंड है, उसकी लाइबिलिटी कितनी है? 80 पाउंड है। This company would have a foreign exchange exposure of 20 pound. In practice, the company might hedge 20 position. This can qualify for hedge accounting. ठीक है जी, तो ये आपका जो है वो क्वालिफाई नहीं करेगा। अभी आपको ये तो पता चल गया कि आप ये नहीं कर सकते, ये क्वालिफाई नहीं कर रहा। लेकिन ये क्यों नहीं कर रहा, रीजन क्या है, ये आपने आंसर करना है मुझे। मैं इसका आंसर करूंगा अपने लेक्चर में, ठीक है। और आपने मुझे बताना है कि इसकी रीजन क्या है, ये कैन नॉट है ना, ये क्यों नहीं हो सकता। इसका आंसर आगे आएगा, आप मेरा गौर से सुनना है लेक्चर, पता तो लग गया आपको नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। लेकिन अरे लॉजिक होना चाहिए ना, अभी क्यों नहीं हो सकता, तो वो आपको जहन में होना चाहिए। अगर आपको ये क्यों पता लग गया ना, लॉजिक पता लग गया, देखिए चीज को सीखना है ना, तो जरा आपको पूरी डेप्थ में जाके सीखना है, अदरवाइज आपको मजा नहीं आएगा। सिर्फ ये रटा नहीं लगाना कि ये ऐसा नहीं हो सकता, वाई, तो ये आपको अपने पैदा की चीज पैदा करनी है, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपको चीज समझ आएगी, अपनी चीज आसान हो जाएगी, ठीक है। इसको मैंने आपको क्वेश्चन पहले रेस कर दिया आपको, ताकि आपको जब भी आगे जाएगा तो आपको इसको आंसर, इसको खुद निकालना है आपको, इसका तो आंसर है इसके अंदर, अभी आगे इसका आंसर भी आएगा। ये किताब बहुत अच्छी लिखी हुई है, कुछ चीजें इसमें से जो है मुझे पसंद नहीं, लेकिन ज्यादातर चीजें इसकी बहुत अच्छी हैं। However, this is not the case of non-financial items which must be hedged for a foreign exchange risk or their total risk. For example, a jet fuel manufacturer might hedge crude oil cost component for its product or cost. वो कहते हैं जनाब, however, this is not the case, ये केस नहीं है, of non-financial item which must be hedged of foreign exchange risk or their total risk. तो यहाँ पे वो कहता है आप पार्टली भी कर सकते हो। नॉन फाइनेंशियल आइटम जो है, हमने हमने पीछे बात की फाइनेंशियल आइटम की, ये नॉन फाइनेंशियल आइटम है आपके, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल आइटम में वो कहता है ऐसा नहीं होगा, आप इसको पार्टली भी कर सकते हो, आप इसको एज ए टोटल भी कर, जो है वो कवर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्या है, कहता है कि फॉर एग्जांपल क्या है, ए जेट फ्यूल मैन्युफैक्चरर माइट हैज क्रूड ऑयल कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। वो कहता है कि आपकी जो पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें जो आप क्रूड ऑयल है सिर्फ उसको आप प्लस करा लो, ठीक है ना। जो तो नॉन फाइनेंशियल में ये पॉसिबल है कि आप इसको पार्टली भी आप उसको कर सकते हो। हेज इंस्ट्रूमेंट क्या है जी, अब हम बात करेंगे। हमने कहा था हेज इंस्ट्रूमेंट तो सिंपली क्या था, जो डेरिवेटिव है आपके वो आपके हेज इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी। अब पढ़ते हैं, हेज इंस्ट्रूमेंट्स इज अ डेजिग्नेटेड डेरिवेटिव और for a hedge of risk of change in foreign currency exchange rates only, a designated non-derivative financial asset
on non-derivative financial liability whose fair value or cash flows are expected to be offset changes in the fair value of cash flow of debt. वो कहता है कि डेरिवेटिव और नॉन डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव तो आपके सारे के सारे जो आपके वो कहता है फाइनेंशियल एसेट्स है, अपने आपके फाइनेंशियल हेज इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन वो कहता है जो नॉन डेरिवेटिव है आपका, नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स और नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटीज, वो भी आपके जो है वो हेज इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओनली किस केस में, वो कहता है कैश के केस में जब आप चेंज इन फॉरेन करेंसी, जब आपके चेंज इन फॉरेन करेंसी होगा तब आपके नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट और नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो भी आपके हेज इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। कहता है हेज अकाउंटिंग इज नॉट अलाउड, हेज अकाउंटिंग अलाउड नहीं है, और hedges where non-derivative financial assets and liabilities are used as hedge instrument except और hedges of foreign exchange। तो आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को जब हेज करा रहे हैं तो वहां पे आप जो है उसको हेज कराने के लिए आप नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देख ज़हन में आ रहा है कि यार ये नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स होता क्या है। तो ये क्या होता है, पहले इसी को क्लियर कर ले। काफी लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि ये क्या चीज है, समझ तो बाद में आएगा, पहले ये पता लगे ये नॉन डेरिवेटिव समझ आ गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्वैप, सारे डेरिवेटिव हैं। अब नॉन डेरिवेटिव क्या है? नॉन डेरिवेटिव क्या है? आपके डिबेंचर, आप किसी कंपनी के शेयर परचेस कर लेते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन जो है वो नॉन डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन है। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको ऑप्शन दी, राइट, मैंने एक ऑप्शन कॉल ऑप्शन दिया आपको कि आप 3 महीने बाद आए और मुझसे मेरी कंपनी का शेयर 10 रुपए में परचेस कर लें। तो आपके पास राइट्स आ गए कि 3 महीने के बाद आप जाएंगे और आप साहब की कंपनी से जो है 10 रुपए का शेयर परचेस कर लेंगे। अब मैं बैठा हूँ, मैंने कहा यार मैंने ऑप्शन तो दे दी भाई सबको कि 3 महीने बाद आए 10 रुपए का शेयर लेके चले जाएं, तो ये शेयर जो है वो 3 महीने बाद अगर 100 रुपए का हो गया तो मुझे 90 रुपए का लॉस हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो मुझे तो लॉस हो जाएगा 90 रुपए का। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सवाई कंपनी के शेयर परचेस कर लिए। मैंने कहा यार देखो मैं इस कंपनी के शेयर परचेस करता हूँ, मेरे साथ की कंपनी है, अगर मेरा शेयर बढ़ेगा तो इसका शेयर ही बढ़ेगा। तो क्या होगा, जब मेरे शेयर पे मुझे लॉस होगा तो मैं इसका शेयर बेच के मुझे प्रॉफिट ले लूंगा। अब ये जो मैंने ट्रांजेक्शन किया, जो मैंने अपने आप को सिक्योर किया है, इसको बोलेंगे नॉन डेरिवेटिव जो है वो हेज इंस्ट्रूमेंट है ये। तो जो मैंने दूसरी कंपनी के शेयर उठा लिए हैं इस वजह से कि मैं अपने अपने लॉस को कवर कर चुका हूँ, तो ये जो मैंने ट्रांजेक्शन किया है इसको बोलेंगे कि ये मैंने नॉन डेरिवेटिव जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसको बोलते हैं नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है जी। क्योंकि मैंने शेयर परचेस किया, शेयर जो परचेस किया फाइनेंशियल एसेट्स है, लेकिन वो डेरिवेटिव नहीं है, वो नॉन डेरिवेटिव है, ठीक है जी। तो वो यहाँ पे वही बात कर रहा है, कहता है हेज अकाउंटिंग इज नॉट अलाउड, हेज अकाउंटिंग कहता है अलाउड नहीं है फॉर hedges where non-derivative financial assets or liabilities are used to hedge hedging instrument except, एक्सेप्शन क्या है, और hedges ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के hedges, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के अलावा जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर जो है आप नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट या नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी इस्तेमाल करेंगे, तो वो कहेंगे या वो कहता है ये हेजिंग, ये इसको हम हेजिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। हेज अकाउंटिंग इज ओनली अलाउड फॉर hedges इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स एक्सटर्नल टू द एंटिटी। तो वो कहता है कि हेजिंग तभी अलाउड होगी, हेजिंग कब अलाउ होगी, जब जो डेरिवेटिव होगा वो एक्सटर्नल होगा, ठीक है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, हेजिंग कब अलाउड होगी, जब डेरिवेटिव जो होगा वो एक्सटर्नल होगा। वो जो क्वेश्चन मैंने किया था ना उसका आंसर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होगा, वो एक्सटर्नल होगा, इंटरनल डेरिवेटिव नहीं होगा। तो ये मेरे क्वेश्चन था, उसका आंसर आ गया।
बता दिया इसको यार, मैं कर देता आपको आगे निकल जाता, आपको समझ नहीं आता, कहते आंसर किधर किया, तो मैंने कहा चलो आपको बता ही दूं कि जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। Therefore, is a member of group takes a derivative positions with another member of the group in order to hedge risk. It may be use hedge accounting to its own financial statements. This hedge accounting must be removed on consolidations, as then derivative is not external. ठीक है जी। डेविएशन क्या है जनाब? हेज इफेक्टिवनेस क्या होती है? हेज इफेक्टिवनेस यही होती है कि जनाब मुझे अगर मेरे मेरे हेज आइटम पे अगर 100 रुपए का लॉस हो गया है, तो मुझे हेज इंस्ट्रूमेंट पे 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो मैं कहूंगा जी हेज जो है इफेक्टिव है। ठीक है ना जी। तो ये सिंपल मेथड है कि मुझे देखे जी हेज आइटम है, हेज आइटम है, इस पे मुझे लॉस हो गया, मैंने कहा 100 रुपए का लॉस हो गया। अब जो हेज इंस्ट्रूमेंट है, हेज इंस्ट्रूमेंट जो है इस पे, उस पे मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। कितना प्रॉफिट होना चाहिए? कम से कम 100 का होना चाहिए, तो मैं कहूंगा यह है इफेक्टिव हेज है। ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना जी। तो कम से कम 100 होना चाहिए, तो मैं कहूंगा ये इफेक्टिव हेज है। IFS 9 does not specify the method for measuring effectiveness, but does not require that it is measured on every reporting date. वो कहता है कि आप इसको कम से कम जो रिपोर्टिंग डेट पे तो है जिसको आप मेजर करेंगे। जैसे आपको क्वार्टरली अकाउंट्स मानने हैं, तो आप कहेंगे 31 मार्च को, 30 जून को, 30 सितंबर को। आपका सब एनुअल अकाउंट मानने हैं, तो आप कहेंगे 31 दिसंबर को जो है आपको ये मेजर करना पड़ेगा। whatever method is used must be documented and in place before accounting. जो भी आप मेथड इस्तेमाल करेंगे उसको आप डॉक्यूमेंट करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ हैज अकाउंटिंग क्या है जनाब? कहता है हैज अकाउंटिंग प्रोवाइड्स स्पेशल रूल दैट अलाउ द मैचिंग of gain or loss on the derivative positions with the gain or loss for edge item. तो स्पेशल रूल्स हैं जो मैच करते हैं गेन और लॉस को जो आपके हेज आइटम पे होते हैं, और गेन और लॉस जो आपके हेज इंस्ट्रूमेंट पे होते हैं। The special rules of accounting of hedge accounting can only be used where very stringent conditions are met. ठीक है जी। तो बहुत सख्त कंडीशन है जनाब। क्या कंडीशंस हैं? वो कहता है जनाब हैज इफेक्टिवनेस रिक्वायरमेंट प्रोस्पेक्टिवली प्रोस्पेक्टिव। वो कहता है जी हैज इफेक्टिवनेस क्या है कि उसमें एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप होना चाहिए। इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या है कि जब हैज आइटम पे लॉस हो तो मैं उसके केस से ऐसा डेरिवेटिव लेके आऊं जिसमें मुझे फायदा हो। तो ये रिलेशनशिप क्या है? ये इनवर्स रिलेशनशिप है। इन्वेस्टर्स रिलेशनशिप होगा तभी तो मुझे एक की जब एक में फायदा हो रहा तो दूसरे में लॉस होगा, या पहले में लॉस हो रहा तो दूसरे में फायदा होगा। तो वो कहता है जी इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो इन्वर्स होना चाहिए। फिर क्या है? क्रेडिट रिस्क डज नॉट डोमिनेट वैल्यू चेंज। वो कहते हैं फेयर वैल्यू जो चेंज हो रही है वो उस एंटिटी के अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से ना हो। क्रेडिट रिस्क जो है कि मैं सपोज करें मेरा शेयर मार्केट में है, अब मैं अगर मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है तो क्या होगा? उसकी वजह से मेरा शेयर जो 0 पे आ जाएगा। तो वो कहता है कंपनी की क्रेडिबिलिटी जो है उसकी वजह से ये फेयर वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है ना। डोमिनेंट फैक्टर क्या है? डोमिनेंट फैक्टर ये नहीं है कि जब कंपनी डिफॉल्ट हो गई है, कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया है, तो डेफिनेटली उसका शेयर तो नीचे आ ही जाएगा। तो ऐसी ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। डेजिग्नेट हैज रेशियो इनकंसिस्टेंट विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो आपने अपने रिस्क को मैनेजमेंट जो किया, कैसे आपने रिस्क को मैनेज करना है, जो आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई है रिस्क को मैनेज करने की, ठीक है ना जी। तो उसमें जो हेजिंग रेशियो है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। उसका कहता है फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड। आपको डॉक्यूमेंट करना है, क्या डॉक्यूमेंट करना है कि रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी क्या है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, हेज आइटम क्या है, नेचर ऑफ रिस्क क्या है, हेज इफेक्टिवनेस क्या है। तो ये सब चीजें आपको लिखनी है, डॉक्यूमेंट करनी है। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि आप प्लानिंग आप पहले करते हैं, आप सब कुछ प्लान करके रखें क्या होने वाला है, कौन सा आपका हेज आइटम है, कौन सा हेज रिस्क है, कहाँ कितना लॉस हो रहा है, कितना रिस्क होने वाला है, कितना गेन हो रहा है, सब कुछ आपको बना के रखना है। आगे चलते हैं जी। हेज अकाउंटिंग मॉडल। हेज अकाउंटिंग कैसे होती है? कहता है वेयर द कंडीशंस ऑफ यूजिंग हेज अकाउंटिंग आर मेट, द मेथड फॉर हेज अकाउंटिंग is to be used depend on the type of hedge. IFRS 9 three type of hedging is available: fair value hedge, cash flow hedge, or hedge for net investment in foreign entities.
तीन किस्म की जो है आप जो है वो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं हेजिंग करने के लिए। तो हम पहला डिस्कस करते हैं। पहला कहता है फेयर वैल्यू हेज है। ये फेयर वैल्यू हेज क्या होता है? देखिए सिंपल, हमने क्या बात की? हमने बात की, अगर हम बात करें फेयर वैल्यू हेज की, फेयर वैल्यू हेज, तो हेजिंग में क्या हमने कहा? हमने कहा हेजिंग में दो चीजें होंगी, एक हेज आइटम होगा और क्या होगा, एक हेज इंस्ट्रूमेंट होगा। हमने कहा जनाब इस हेज आइटम पे क्या होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ज्यादा चांसेस क्या है, लॉस के चांसेस है ना, तभी तो हम हैचिंग में जा रहे हैं। तो ये हम कहाँ जाएंगे, लॉस को कहाँ चार्ज करेंगे, इसको P&L को ले जाएंगे। इसी तरह इस पे जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको भी क्या करेंगे, हम P&L में ले जाएंगे। यहाँ पे आकर ये सेटअप हो जाएगा, इसका लॉस उससे प्रॉफिट से सेटअप हो जाएगा। बस ये इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू हेज। ठीक है जी। बस यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर हेज आइटम क्या है, अगर हेज आइटम जो है वो फेयर वैल्यू, वो आपका जो है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। आपने किसी को शेयर परचेज किए हुए और उसको आपने कैटेगराइज किया हुआ फेयर वैल्यू थ्रू OCI, अगर आपने इसको ऐसे किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, अब इस सूरत में क्या होगा, ये P&L को चार्ज नहीं होगा, ये कहाँ जाएगा, ये OCI को जाएगा। बस इसमें ये एक ही एग्जाम्पशन है, तो ये एग्जाम्पशन आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपके जितने भी हेज आइटम होंगे उस पर जितना भी आपका लॉस होगा वो सारा का सारा P&L को डालेंगे। जो हेज इंस्ट्रूमेंट है, हेज इंस्ट्रूमेंट पे आपका प्रॉफिट होगा और ये प्रॉफिट भी आप P&L में ले जाएंगे और P&L में जाकर ये खुद ब खुद जो है वो सेट ऑफ हो जाएगा। बस ये फेयर वैल्यू हेज है, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं हम। कहता है फेयर वैल्यू हेज इज अ हेज अगेंस्ट द रिस्क और चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब एसेट्स और लायबिलिटी की क्या फेयर वैल्यू चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल ऑयल had an inventory could be hedged with an oil forward contract to hedge the exposure to the risk to fall in the oil share prices or risk of change in the fair value of the fixed rate debt। तो दो चीजें उसने कहा कि क्या होता है कि आपकी आपके अपने आपने एक डेप्ट लिया हुआ है जिस पे फिक्स इंटरेस्ट है। ठीक है जी, आपने फिक्स इंटरेस्ट पे जो है लोन लिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, इसको स्वैप करते हैं आप किस पे, वेरिएबल पे, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे। तो इसको भी आप क्या करते हैं, इसको भी आप फेयर वैल्यू हेज बोलते हैं। ठीक है जी। अब वो कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फेयर वैल्यू हेज कैसे होगी। अकाउंटिंग फेयर वैल्यू हेज कहता है गेन एंड लॉस ऑन एज इंस्ट्रूमेंट will be charged to profit and loss account and the carrying amount of hedge item is adjusted or loss or gain will be charged to profit and loss account। ठीक है, कहता है जनाब एग्जांपल देखें, एक्स एंटिटी होल्ड्स एन इन्वेंटरी ऑफ 10 बैरल ऑयल एट अ कॉस्ट ऑफ 70 पर बैरल ऑन सितंबर द ऑयल ट्रेडिंग 100 बैरल। the entity X decided to hedge the fair value of inventory by entering a 12-month forward contract for 100। ठीक है जी, उसकी प्राइस कितनी हो गई, 90 हो गई। अब प्राइस 90 हो गई तो कितना लॉस हुआ, 10 का लॉस हुआ। ठीक है ना जी, प्राइस कितनी थी, ट्रेडिंग प्राइस 100 थी, 90 हो गई तो 10 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन आपको 10 रुपए का गेन हो गया, यहाँ पे आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से जो लॉस हुआ वहां से गेन हो गया। तो आपको नेट शेयर में क्या हुआ, नेट शेयर में आपको डेरिवेटिव क्या, डेरिवेटिव से आपको फायदा हुआ लेकिन ओरिजिनल ट्रांजेक्शन पे आपको लॉस हुआ। तो यहाँ पे फायदा हुआ P&L में, यहाँ पे लॉस हुआ, P&L जाके जीरो हो गया आपका। ठीक है जी, तो ये आपका एंट्री बेसिकली आपने NRV लेके आए। ठीक है जी, और नेट शेयर में क्या हुआ, नेट शेयर में P&L आपका जीरो हो गया। अब बात करते हैं कैश फ्लो हेज की, ये क्या होता है, पहले इसको समझ लें आप ताकि आपको इजी हो जाए। कैश फ्लो हेज, कैश फ्लो हेज, वही दो चीजें जनाब, दो चीजें क्या है, हेज आइटम है और हेज इंस्ट्रूमेंट है।
ओके जी। अब एज आइटम में मुझे लॉस हुआ, सपोज करें $100 का लॉस हुआ, ठीक है। और जहाज इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, इससे मुझे प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, मुझे $110 प्रॉफिट हुआ। अब स्टैंडर्ड कहता है इसके दो पार्ट करें हम। इसका जो 100 वाला पार्ट है, क्योंकि ये इसके इक्वलेंट है, तो इसको आपने रखना है ओसीआई में, और बाकी जो 10 वाला पार्ट है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको आप पीएनएल में चार्ज करते हैं। ये कैश फ्लो हेज है, ठीक है जी। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। कहता है द कैश फ्लो हेज इज द हेज अगेंस्ट द रिस्क चेंजेस इन कैश फ्लो। कैश फ्लो चेंज हो रही है, आपने इंटरेस्ट लिया, आपने लोन लिया वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, तो आपकी कैश फ्लो चेंज हो रही है क्योंकि आपकी रेट इंटरेस्ट वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप कन्वर्ट करते हैं फिक्स में, तो ये कैश फ्लो हेज है। आप स्वैप करते हैं इसको, स्वैप करके आप इंटरेस्ट फिक्स कर देते हैं, तो उसको आप कहते हैं कि ये आपका फ्लोटिंग टू फिक्स्ड हो गया, इसको आप बोलेंगे ये कैश फ्लो हेज है। तो यहाँ पे आप क्या कहता है जनाब, आपसे कहता है कैश फ्लो हेज इज अ हेज अगेंस्ट द रिस्क चेंज इन कैश फ्लो रिलेटिंग टू अ recognized assets, liabilities, anticipated purchase of sale. For example, क्या है जी, the floating rate debt issued by a company might be hedged using the interest rate swap to manage the increase in the interest rate, or future US dollar sales of airline shares of Pakistan company might be hedged by using US dollar to rupees forward contract to manage the risk. These are hedge relating to the future cash flows. ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे होगा जनाब, कहता था चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द हेज इंस्ट्रूमेंट। हेज इंस्ट्रूमेंट की जो फेयर वैल्यू चेंज हुई, हमने कहा था 110 है, एनालाइज इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव। इसमें इफेक्टिव क्या था, ₹100 का मुझे लॉस होने वाला था, ठीक है जी, तो ये आपका इफेक्टिव पोर्शन है इसका। द इफेक्टिव पोर्शन इज रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई, तो इसको हमने ओसीआई में लेके जाना है। तो ये 100 अपने कहा लेके गए, हम ओसीआई में लेके गए थे। द इनइफेक्टिव पोर्शन रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, ये इनइफेक्टिव जो पोर्शन है ₹10 का, ये हम पीएनएल में लेके गए थे। The amount recognized in either OCM is subsequently released to the P&L। वो कहता है बाद में क्या करेंगे, इसको P&L में ले जाएंगे। बाद में कब, ये इसको बाद में क्लोज करेंगे किसके, P&L से, जब इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। ठीक है जी, चलो इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। XLA फ्रेंच कंपनी है, इट एक्सपेक्ट्स टू सेल 1000 एयरलाइन सीट्स फॉर कैश इन 6 मंथ। 6 महीने में उसने 1000 रुपए की जो है टिकट बेचते हैं। आज का जो रेट है वो डॉलर और यूरो का 1:1 है। It sells future dollar receipts forward to fix the amount received in euro and to provide hedge against the risk fall in the value of dollar। वो कहता है इसको सिक्योर करने के लिए उसने क्या किया, उसने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले ली। At inception, the anticipated future sales is not recorded in the accounts and the derivatives forward contract has initial value 0। तो डेरिवेटिव इनिशियली जो है वो 0 है। रिपोर्टिंग डेट पे क्या हुआ, द डॉलर हैज वीकन, डॉलर वीकन हो गया, कितने का हो गया, £80। द डेरिवेटिव इज एन एसेट विद फेयर वैल्यू 80, डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी, ठीक है जी। और द चेंज इन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ यूरो फ्रॉम फोरकास्ट सेल्स फॉलन टू 75। ठीक होगा जी। तो 100 से 100 से कितना चला गया, ये 125 चला गया। अब हुआ क्या यहाँ पे देखिए, हुआ ये कि इसने कहा कि रिसीट इसको रिसीव होना है। पहले इसमें क्या था, उसको रिसीव होना है, कितना होना है उसको, $1000 रिसीव होना है। उसने सेल करना है टिकट, और उसको कितना डॉलर रिसीव होना है, उसको $1000 जो है रिसीव होना है। अब उसने क्या करना है कि उसने इस डॉलर को कन्वर्ट करना है यूरो में।
ये क्वेश्चन है। ठीक हो गया जी। अब उसने क्या किया, उसका डेरिवेटिव जो है वो 80 रुपए चला गया, लेकिन उस डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट जो है वो उसका यूरो 80 है। द डेरिवेटिव इज एन एसेट विद अ फे वैल्यू, डेरिवेटिव की फे वैल्यू क्या है रिपोर्टिंग डेट पे 80 है, तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट जो बुक करेगा वो 80 पे बुक करेगा। ठीक है जी। उसने क्या किया, द चेन इज एक्सपेक्टेड टू कैश फ्लो इन यूरो फ्रॉम द फोरकास्ट सीट सेल्स फॉलन, सेल फॉलन, फॉल हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो सेल उसको कितना लॉस हो गया, उसको 75 रुपए का। अब ये 75 रुपए जो है ये आपका लॉस है, तो हमने कहा हमें डेरिवेटिव जो है उस पर जो है हमें कितना मिलने वाले हैं, 80 मिलने वाले हैं, 80 का फायदा होने वाला है। और लॉस कितने वाला होने वाला है, हमें हमें 75 होने वाला है। तो ये 75 रुपए इसमें 80 में क्या है, ये हमारा इफेक्टिव है। इफेक्टिव कहाँ जाता है, ओसीआई में, और अनइफेक्टिव कहाँ जाएगा, पीएनएल में। ठीक है जी। तो ये इसमें उसने कहा कि आपके एसेट्स पे कितना फायदा हुआ, आपको 80 रुपए का फायदा हुआ, उसमें इफेक्टिव पोर्शन जो है वो ओसीआई में जाएगा, अनइफेक्टिव किधर जाएगा, इननेट इफेक्टिव आपका पीएनएल में जाएगा। इफेक्टिव जो आपका लॉस होने वाला है, जो प्राइस के लिए से आपको लॉस होगा वो कितना होगा, आपको 1000 यूरो जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा 985 में, तो 75 का आपको लॉस होने वाला है। उतना लॉस जो है वो आप ओसीआई में रख लेंगे प्रॉफिट, बाकी जो है आप उसको पीएनएल को चार्ज कर देंगे। ठीक है जी। ये सारी एंट्रीज उसने यहाँ बनाई है आपकी। सेटलमेंट डेट अब आएगी इसकी, सेटलमेंट डेट पे वो एंट्री करेगा आपकी, वो एंट्री क्या करेगा, सेटलमेंट पे कितना हुआ, उसने कहा जी अब आप बताया कि उसकी वैल्यू कितनी है। आपने कहा जो उसका उसकी वैल्यू हो गई है अब कितनी बढ़ गई है, 23, उसकी 103 हो गई है, डेरिवेटिव जो है वो 103 का हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको फायदा कितना हो रहा था, 80 का हो रहा था। अब ये 80 से कहाँ मूव कर गया, ये 103 पे मूव कर गया, यानी कि 23 इसमें और फायदा हो रहा है आपको। ठीक है, तो 23 और डेरिवेटिव का फायदा होगा। और लॉस कितना चला गया आपको, 20 एक्स्ट्रा चला गया है, ये ओसीआई में चला जाएगा, और 3 रुपए जो है आपका पीएनएल में चला जाएगा। वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको तो थोड़ा सा समझा देता हूँ इसमें। ठीक है जी। तो बाकी सारी इसकी काउंटिंग इस तरह हो जाएगी। ठीक है जी। आगे जाते हैं जनाब, कैश फ्लो हैज बेसिस एडजस्टमेंट। बेसिस एडजस्टमेंट देखिए क्या कहता है जनाब, द कैश फ्लो हैज ट्रांजेक्शन्स माइट बी फ्यूचर परचेज ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट। तो फ्यूचर में आपने कोई नॉन फाइनेंशियल एसेट, मतलब प्लांट और मशीन आप परचेज करनी है या इन्वेंटरी परचेज करनी है, आपकी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो फिर क्या होगा। कहता है an entity X is based in UK and has December year end, the function currency is sterling. Entity is forecast to purchase a machinery from the US suppliers and will pay it for in dollar. The purchase is expected to be occurred in January. Now आज क्या रेट है, सितंबर है, द कॉस्ट ऑफ द मशीन जो है 15,000 है, एंड द एक्सचेंज रेट जो है वो उसका आज $1.5 जो है वो 1 पाउंड के बराबर है। एंड द कॉस्ट कितनी हो जाएगी उसकी, उसकी 10,000 पाउंड उसकी आज उसको पे करनी पड़ेगी। एंटिटी एक्स hedges the exchange risk to be entered in the forward contract 15,000। ठीक है जी। दिस इज designated कैश फ्लो hedge accounting accordingly। अब उसने क्या किया, उसने उसको जाके हैज करा लिया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी उसको सेम रेट ही मिल गया। ठीक है जी। तो उसको कितना पे करना, $15,000 इज इक्वल टू $10,000, $10,000 पाउंड। ठीक है, जो रेट चल रहा था ना स्पॉट रेट, उसी पे उसको फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया बेसिकली। अब क्या हुआ जनाब, कहता है 1 जनवरी को जब ट्रांजेक्शन डेट आई तो क्या हुआ, एंटिटी एक्स बायज द मशीन 15,000, उसने मशीन 15,000 की बाई की। द एक्सचेंज रेट इज, अब एक्सचेंज रेट जो है वो आपका 1.47 हो गया। एक्चुअली क्या होता, अब उसको मतलब क्या हुआ, उसको पेमेंट कितनी करनी थी, 10,200 की पेमेंट करनी थी, लेकिन चूंकि उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था तो उसको पेमेंट कितनी करनी पड़ी, उसको पेमेंट 10,000 की करनी पड़ी।
ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 में जो है उसके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बच गए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ना करता तो उसको 200 ज्यादा पे करने पड़ते। तो फॉरवर्ड कंट्री ने क्या किया, उसको गेन दिया 200 का। अब ये गेन जो है ये इफेक्टिव है, तो इफेक्टिव होने की वजह से कहाँ जाएगा, ये आपका ओसीआई में जाएगा। दिस मीन्स दैट देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 200,000 इन द कैश फ्लो हेज रिजर्व्स एज इक्विटी, इक्विटी मीन ओसीआई। दिस मस्ट बी रिलीज टू प्रॉफिट। जब ये ट्रांसफर पूरी हो जाएगी तो ये ओसीआई से निकल के पीएन में चला जाएगा। द हेज ट्रांजैक्शन इंपैक्ट द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एज ए एसेट इज डेप्रिसिएशन। अब वो कहते हैं इसके दो तरीके हैं, वो कहते हैं दो अप्रोचेज है इसकी। पहली अप्रोच ये है इसकी, जो इतनी समझने में नहीं आती मुझे, कि आप क्या करें, आप जो आपका ओसीआई है उसको आप जो है वो 10 साल की डेप्रिसिएशन है, तो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी, ओसीआई को आप 10 पे डिवाइड करके लेके आए और आपका पीएनएल जो है वो जीरो हो जाए। 20 रुपए से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करें, 20 रुपए यहाँ से चार्ज करें, ये अप्रोच जो है इतनी समझ में नहीं आती। सेकंड अप्रोच जो है वो ज्यादा ईजी है। आप सेकंड अप्रोच में जाएं। सेकंड अप्रोच क्या कहती है कि आप अपनी जो कैरिंग अमाउंट है वहीं से 200 माइनस कर लें, आपकी कैरिंग अमाउंट कम कर लें और उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहें। हर साल आप पीएनएल में जो है आपका इफेक्ट जो है वो 1000 जाता रहेगा। ठीक है जी। तो आप सेकंड अप्रोच को फॉलो करेंगे आप। पहली अप्रोच जो है वो इतनी समझ वो ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपकी जो सेकंड अप्रोच है वो सही है। ठीक है। आप अपनी सारी जो ओसीआई है वो लाके अपना कैरिंग जो है एसेट्स है वहां से माइनस करके अपने एसेट्स को जो है आप 1000 पे ले आए और उसको आप डेप्रिशिएट करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। तो आप सेकंड अप्रोचेस को करेंगे। कहता है हैज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन में आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसकी हैजिंग ऐसे करेंगे। तो इसकी हैजिंग जो है वो सारी वो ऐसी होगी जैसे आपने कैश फ्लो हैजिंग की है। A later chapter explains the accounting treatment of consolidation purpose of investments in foreign subsidiary or other foreign operations. The net assets of the foreign subsidiaries are translated at the end of each financial year, and any foreign exchange difference are recognized in OCI. तो आप क्या करेंगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो फेयर वैल्यू करेंगे, एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट पे करेंगे। जो डिफरेंस आएगा उसको ओसीए में रखेंगे। कब तक ओसीए में रखेंगे, जब तक कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो सब्सिडी जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती। जब वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी तो उस टाइम आप क्या करेंगे, आप इसको ओसीए से निकाल के पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर आप पार्टी करेंगे तो पार्टी ओसीए से निकाल के पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो जब तक वो इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाएगी उस वक्त तक भी आप करेंगे, आप हर हर साल जो है उसको रिवैल्यू करेंगे, उसकी फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे और जो भी गेन लॉस होगा वो आप ओसीआई में रखेंगे। ठीक है जी। तो सिंपल अकाउंटिंग है इसकी। अब हम बात करते हैं इफ्रिक्स 16 की। इफ्रिक्स 16 जरा हमारा लास्ट टॉपिक है ये, मेरे ख्याल से शायद लास्ट टॉपिक ही है इफ्रिक्स 16। ठीक है जी। तो भी हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। थोड़ा सा लेक्चर शायद लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सुबह खत्म ही करते हैं, फिर नया टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टाइम शुरू करें। इफिक्स 16 क्या कहता है जी। इफिक्स एक्सचेंज अप्लाइज टू हेज, जिसका नाम क्या है अफ्रीका। इफिक का नाम क्या है, हेज ऑफ ए नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। ये जो फॉरेन ऑपरेशन आपने नेट इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको अपने हेज करा, तो आप कैसे करोगे। कहता है जी एफिक्स 16 अप्लाइज टू हेज ऑफ फॉरेन करेंसी रिस्क इन नेट इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन ऑपरेशंस वेयर द एंटिटी विशेस टू क्वालिफाई हेज अकाउंटिंग अंडर आईएफएस 9। बैकग्राउंड क्या है इसकी, द आईएफएस अलाउज हेज अकाउंटिंग of hedges of net investment in foreign operations subject to satisfying the hedging according criteria। hedging criteria क्या है कि आपने डेरिवेटिव लेके आना और डेरिवेटिव आपका जो है एक्सटर्नल होगा। फॉरेन ऑपरेशन क्या होता है जी, कहता है एन एंटिटी दैट इज सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर और ब्रांच ऑफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी द एक्टिविटीज ऑफ व्हिच आर बेस्ड और कंडक्टेड इन द कंट्री और करेंसी अदर देन दोस ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। Net investment in foreign operations, the amount of reporting entity interest in the net assets of the operation। net assets जो है आपके assets total assets minus current liabilities, तो आपके net assets आ जाएंगे। Therefore, hedge accounting of a foreign exchange risk of the net investment in the foreign operations only applies in the financial statement where the interest in the foreign operation is included as the investing company shares of net assets। This means, for example, that hedge accounting in respect of exchange risk associated with an investment in foreign subsidiary is only allowed in consolidated financial statement। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो है आपको सिर्फ
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही जो है इसकी हेजिंग हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी तो उसमें ये हेजिंग नहीं होगी। Where is a such definition hedge relationship, the effective part of the gain or loss on the hedging instrument is recognized under OCI। ठीक है ना जी, इफेक्टिव पार्ट OCI में जाता है, वो कैश फ्लो जो hedge है उस पे। And accumulated the foreign exchange differences arising on translation of exchange positions foreign operations। Investment in foreign operations may be held directly or indirectly। FX SORA addresses the following issues। इनमें क्या issues डिस्कस होंगे? नंबर 1 कहता है where the hedge instruments should head be within the group। वो कहता है hedge instrument किसके पास है? The hedging instrument may be held by any entity within the group। अब यहाँ पे देखें ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है hedge instrument किसके पास है? hedge instrument पेरेंट के पास भी हो सकता है। वो कहता है चलो ये इसके पास इंस्ट्रूमेंट ना हो, इसके पास वो hedge instrument। तो वो ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको ये देखना है कि hedge instrument किसने किसने लिया हुआ है, hedging किसने कराई हुई है। क्या पेरेंट्स के पास hedge instrument है? क्या हैज इंस्ट्रूमेंट बी ने कराया हुआ है? हैज आइटम यहाँ पड़ा हुआ है, हैज इंस्ट्रूमेंट का है यहाँ पे है, हैज इंस्ट्रूमेंट का है यहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हैज आइटम कहाँ पड़ा हुआ है और हैज इंस्ट्रूमेंट कहाँ पड़ा हुआ है, इस ग्रुप में किस कंपनी के पास हैज इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी पॉइंट क्या है? कहता है द नेचर ऑफ हैज रिस्क एंड द अमाउंट ऑफ हैज आइटम फॉर विच द हैजिंग रिलेशनशिप में बी डेजिग्नेटेड। क्या मतलब? कहता है hedge accounting may be applied only to foreign exchange differences arising between the functional currency of the foreign operations and that any parent entity, but not hedging of foreign forex difference between functional currency and presented currency। वो कहता है hedging जो होगी आप वो इस पे होगी, ये और ये, इसको आपने hedge करना है, ठीक है। अब ये जो कंपनी है अगर ये इसको इसको पाउंड में बना के ये अकाउंट्स दे रही है, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे रही है, तो वो ये इसकी प्रेजेंटेशन करेंसी है ना यूरो, उसको नहीं हेज करना हमने, ठीक है। आई बात समझ में? दोबारा देखें, कहता है hedge accounting may be applied only to foreign exchange differences arising between the functional currency of the foreign operation and that of any parent entity। तो इसकी फंक्शनल करेंसी क्या है? यन है, तो इसकी क्या है? यूरो है। तो इसको आप जो है ये इसको सिक्योर करने के लिए, इस पे जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए जो हेजिंग होगी उसको आप बोलेंगे हेजिंग। लेकिन अगर आप उसको वो जो फंक्शनल करेंसी को कन्वर्ट करती है प्रेजेंटेशन करेंसी में, तो वो आपके हेजिंग नहीं है, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या है? द अमाउंट दैट शुड बी क्लासिफाइड फ्रॉम इक्विटी टू P&L ऑन द डिस्पोजल। वो कहता है डिस्पोजल पे जो है आप OCI को खत्म करके उसके P&L में उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन देखते हैं जनाब इसकी, इसको मैं रब कर दूं। चलो जी, क्या कहता है जी? द फॉलोइंग द कंपनीज पेरेंट एंटिटी, पेरेंट एंड थ्री सब्सिडीज है इसकी, 3 सब्सिडीज है, 100% सब्सिडीज है, ठीक है जी। एक पेरेंट है उसकी 3 सब्सिडीज है और तीनों क्या है उसकी, उनकी करेंसी उसकी दी हुई है। एक की यन है, इसकी यन है, इसकी पाउंड है, इसकी डॉलर है और इसकी पेरेंट की क्या है, इसकी यूरो है। अब वो क्या कहता है? कहता है सब्सिडी ए हैज एक्सटर्नल बॉर्डिंग, इसकी एक्सटर्नल बॉर्डिंग है 3 लाख रुपए की, ठीक है जी। और जो इसकी बॉर्डिंग कितनी है? इसने लोन लिया हुआ बाहर से, जो कितना है डॉलर, 3 लाख का लोन लिया हुआ। और इसकी जो है उसने कहा है नेट एसेट्स जो है इसके, नेट एसेट्स कितने के इसके? 300,000 के। ये 2 चीजें उसने दी हुई आपको, ठीक है जी। अब वो कहता है डेजिग्नेट द हेजिंग रिस्क। हेजिंग रिस्क क्या है? हेजिंग रिस्क ये क्या है? इसमें रिस्क क्या है? इसने डॉलर में लोन लिया हुआ है, ठीक है जी। अब रिस्क क्या है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए तो उसको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा।
अब इसके $1 इससे इसको उसको उसको यन है, यन से डॉलर परचेज करेगी। अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया तो उसको यन ज्यादा देना पड़ेंगे, तो रिस्क आ गया ना यहाँ पे। रिस्क क्या है कि डॉलर स्ट्रांग हो जाए तो पेमेंट बढ़ जाएगी लोन की। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, सेकंड क्या है, it is in the consolidated financial statements the parent designate subsidiary A borrowing as a hedge of डॉलर। उसने यहाँ पे हैज क्या कराया, इसने हैज कराया यूरो को डॉलर से हैज कराया। तो हैज आइटम क्या है, इसके पास है, हैज इंस्ट्रूमेंट इसके पास है, और हैज आइटम किसके पास है, हैज आइटम इसके पास है। हमने कहा था ना पहला पॉइंट के ढूंढो यहाँ पे कि हैज, ये वाला पॉइंट, वेयर द हैजिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी हेल्ड बाय द एंटिटी। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, हमने देखा कि हैज आइटम तो जो हमारे पास था ए के पास था, लेकिन उसको हैज इंस्ट्रूमेंट किसके पास है, वो हमारे पेरेंट के पास है। दूसरा क्या है, एक्सचेंज रिस्क ऑफ इस नेट इन्वेस्टमेंट इन सी। अब वो कहते हैं यहाँ पे जो है इस एक रिस्क ये है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है एक रिस्क ये भी है। तो इसमें हैजिंग क्या होगी, हैजिंग जो है वो सिर्फ यहाँ पे इसी की होगी। ये जो लोन है इसको आप बेच कराएंगे। ये जो आप नेट इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये नेट इन्वेस्टमेंट कहाँ फाइल करेगी, ये IAS 21 में इसका ट्रीटमेंट करेंगे कि एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट हम क्या करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट को हम रीवैल्यू करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 300,000 जो डॉलर है इसको कन्वर्ट करेंगे हम पाउंड में, और उसका डिफरेंस कहाँ जाएगा, डिफरेंस का OCI में रख लेंगे हम टिल डिस्पोजल। जब डिस्पोजल होगा तब उसको PNL में ले जाएंगे। तो यहाँ पे IAS 21 लगने वाला है, यहाँ पे हैजिंग नहीं होने वाली। हैजिंग कहाँ होगी, हैजिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ जो लॉस होगा उसके लिए हम एक हैज इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे। वो हैज इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे लेके आएंगे, वो हैज इंस्ट्रूमेंट जो हम लेके आएंगे वो यूरो एंड डॉलर में लेके आएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका हैज इंस्ट्रूमेंट आएगा। ट्रीटमेंट अकाउंटिंग को बताता है कैसे, उसने बताया आप कैसे होगी, आपको समझ आ गया, पढ़ लेते हैं। द एक्सचेंज डिफरेंस ऑन retranslation of the net asset of C recognized in OCI and cumulative currency translation reserves as per 21। वक्त OCI में रखो एस IAS 21 में जाके, और फिर इसको जाके आप एंड पे जो है डिस्पोजल हो जाएगा तो उसको PNL में ले जाना। अब कहता है द एक्सचेंज गेन और लॉस ऑन द एक्सटर्नल बोरिंग recognized in OCI and the cumulative in the currency transaction reserves। अब वो कहता है जब आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जब चेंज आएगी उसको भी आप OCI में रखो। इन फैक्ट दिस ट्रांजेक्शन डॉलर येन देन येन टू डॉलर। वो कहता है ये भी जो है आपको जो है इसका भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम अभी क्या करेंगे, इसको अभी हम OCI में रखेंगे। ठीक है जी। और बाद में जब ये ट्रांजेक्शन खत्म होगी तो हम इसको जो है वो कन्वर्ट कर देंगे यन में। ठीक हो गया जी। तो हैजिंग क्या होगी, हैजिंग आपकी होगी बोरिंग कॉस्ट पे, और जो नेट इन्वेस्टमेंट है उस पर हैजिंग नहीं होगी। ठीक है जी। आगे एक और एसोसिएशन से दी है, यहाँ पे फर्क क्या डाला उसने, फर्क ये डाला, उसने कहा ये हैजिंग जो है यहाँ पे हैज जो वो होगी वो यूरो इंटू पाउंड होगी। अब ये पाउंड किसके पास है, वो B के पास है। इसका मतलब क्या हो गया कि हैज इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसके पास है, B के पास है। हैज आइटम किसके पास है, इसके पास है। बाकी ये जो ट्रांजेक्शन है नेट इन्वेस्टमेंट, इसकी तो हैजिंग होनी नहीं है। ये तो हमने बात कर ली है कि ये IAS 21 में जाके हम इसको रिपोर्ट कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा OCI में रखेंगे टिल डिस्पोजल। अब हमने यहाँ पे बात की कि हैजिंग इंस्ट्रूमेंट किसके पास है, हैज इंस्ट्रूमेंट एक सब्सिडी है उसके पास है। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा, तो हैजिंग जो है वो सिर्फ यहीं पे इन्वॉल्व होगी। तो यहां से हमें प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, वो प्रॉफिट और लॉस क्या ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, और फिर ये इसको कन्वर्ट करेगा डॉलर में जिसमें लोन लिया हुआ है।
तो ये जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रही है दो, ये ट्रांजेक्शन कवर्ड होंगी IAS 21 में, कि पहले ये हेजिंग है, हेजिंग हुई, अब हेजिंग से इसको प्रॉफिट हुआ, सपोज करें इसका प्रॉफिट हुआ $100 का, हेजिंग कराई इसने डॉलर और पाउंड में, उसको ये क्या करेगा, उसको ये उठा के ये इनकम को कन्वर्ट करेगा और भेजेगा इसको। तो ये जो ट्रांसलेट कर रहा है यहाँ से जो इसका ये क्रेडिटर है, इसका इसके लिए क्रेडिट हो जाएगा ना, इसका जो प्रॉफिट आएगा वो इसके लिए पेबल होगा, इसके लिए रिसीवेबल होगा, ए के लिए रिसीवेबल होगा, इसके लिए पेबल होगा। जो भी हेज उसने उसके पास हेज इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, हेज इंस्ट्रूमेंट प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट उसने किसको देना है, उसने ए को देना है, तो बी के लिए पेबल हो जाएगा, ए के लिए रिसीवेबल हो जाएगा, तो यहाँ से ट्रांसफर होकर उधर जाएगा, ठीक है ना। वो कहां से कैसे होगा, वो IAS 21 में होगा। फिर ए जो है वो उसको कंपेयर करेगा हेज आइटम से, तो वो कहां पे कंपेयर करेगा, वो IAS 21 में करेगा। देखें जी, कहता है जी पहले क्या होगा, द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सचेंज गेन और लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल बोर्डिंग इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। पहले क्या है, पहला स्टेप क्या होगा, कहता है डॉलर टू पाउंड, ये हैजिंग है, ये हैजिंग है। कहता है एनी गेन और लॉस रिकॉग्नाइज इन OCI बाय अप्लाइंग IFRS 3, ठीक है जी, यह हैजिंग हुई है। तो हैजिंग में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो OCI में रखेगा। उसके बाद क्या करेगा, सेकंड स्टेप क्या करेगा, वो पाउंड को कन्वर्ट करेगा येन में, क्योंकि उसने को येन में पे करना है। वो कैसे पे करेगा, वो कहेगा ये IAS 21 है, मॉनेटरी आइटम है। तो मॉनेटरी आइटम IAS 21 कहता है जब मॉनेटरी आइटम को आप कन्वर्ट करते हो रिपोर्टिंग डेट पे, उसका इफेक्ट आ जाता है, उसका इफेक्ट PNL में जाता है, ये IAS 21 कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमने कितना येन पे करना है, हमारे पास आज डॉलर है, उसको येन में कन्वर्ट करेंगे, जो डिफरेंस आएगा PNL में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, येन को पेमेंट करना है डॉलर में, तो वो क्या करेगी, जो एक कंपनी है वो येन को डॉलर में कन्वर्ट करेगी, तो वहां जो डिफरेंस आएगा वो उसको OCI में रखेगी अंडर IAS 21। अब ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये कंसोलिडेशन है। तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आई तो हमने IAS 21 लगा के उसको मॉनेटरी आइटम करके PNL में डाल दी। फिर हम जब डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम इफेक्टिव पोर्शन बना के उसका गेन और लॉस जो है OCI में रखेंगे टिल मैच्योरिटी। जब वो लोन क्लियर होगा तब उसको डालकर PNL में ले लेंगे। ठीक है जी, चलें जी, तो ये जनाब हमारा टॉपिक था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 100% कर लिया यहाँ से। और अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स हैं, ठीक है। तो ये इसका IFRS IAS 7 अभी चल रहा है तो ये इसकी प्रेजेंटेशन IAS 32 है इसके बाद, और उसके बाद IFRS 7 है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मेरा खास अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर जो हम नेक्स्ट लेक्चर उसमें ये IAS 10 करें, जो चैप्टर नंबर 10 है, ये हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इसको करेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप क्लास अटेंड करें, क्लास अटेंड करेंगे तो थोड़ा मज़ा भी आएगा पढ़ाने का। क्वेश्चन साथ साथ हो रहे होते हैं तो ज़रा मज़ा आता है पढ़ाने का, ठीक है जी। तो कोशिश करें, ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह जो है कल अवेलेबल हो जाएगी आपको यूट्यूब चैनल पे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल, और कोशिश करें क्लास अटेंड की जाए, ठीक है जी। शबा खैर, इजाज़त दें जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, जिसमें हम ये जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो चैप्टर नंबर 10 है इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।